आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को MongoDB स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊंगा। हम लोग MongoDB के सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे और उसी के साथ साथ प्रैक्टिकली देखेंगे कि MongoDB कॉम्पस क्या होता है, MongoDB एटलस क्या होता है, MongoDB को लोकली कैसे इंस्टॉल करना है और किस तरह से MongoDB को एफिशिएंटली यूज करना है। MongoDB एक डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है जो कि स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को दिमाग में रखते हुए बना है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको इंस्टॉलेशन से देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से MongoDB को अपनी एप्लीकेशंस में आप लोग यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज जो कि हम समझने वाले हैं वो है कि MongoDB है क्या, किस तरह से डिफरेंट है बाकी डेटाबेसेस से और किस तरह से MongoDB डेटा को स्टोर करता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि MongoDB एक डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है। अब हम MongoDB को यहाँ पर जल्दी से इंस्टॉल करते हैं और हम समझेंगे कि एग्जैक्टली MongoDB क्या है, क्यों है, किस तरह से यूज़ करना है और कौन सा MongoDB का प्रोडक्ट कौन सा काम करता है। तो हम लोग जल्दी से यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं देखने वाले हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि कंप्यूटर स्क्रीन में आकर अपना गूगल क्रोम फायर करूँगा और गूगल क्रोम पे आकर आपने सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल MongoDB मैक लिख देना है। और जैसे ही आप इंस्टॉल MongoDB मैक लिखोगे, कम्युनिटी एडिशन और मैक ओएस वाले पेज पर आप लोग आ जाओगे। अगर आप लोग विंडोज़ में हैं तो मैं आप लोगों को विंडोज़ का इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा, बट सबसे पहले हम लोग इंस्टॉलेशन देख लेते हैं मैक में, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि MongoDB एक डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है जो कि डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। सबसे पहले कभी भी आप MongoDB यूज़ करते हो तो आप लोगों को बनाना पड़ता है एक MongoDB क्लस्टर, यानी कि किसी एक मशीन में आप लोगों को MongoDB कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अब जब मैं कहता हूँ कि मशीन में MongoDB कॉन्फ़िगर करना पड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ही मशीन होगी और आप खुद से ही कॉन्फ़िगर करोगे, खुद से इंस्टॉल करोगे MongoDB को। नहीं, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आप लोग एक मैनेज्ड MongoDB सर्विस यूज़ करते हो और इस केस में होगा क्या, जब आप मैनेज्ड MongoDB सर्विस यूज़ करते हो तब वहाँ पर आप लोगों को MongoDB ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा और आप लोगों को क्लस्टर मिलेगा MongoDB का। अब एक बार आपका MongoDB का क्लस्टर बन जाता है तो आप लोगों को उसके अंदर डेटाबेस बनाना होता है। अब डेटाबेस एक से ज़्यादा एक क्लस्टर में बनाया जा सकता है। जैसे मान लो मैंने एक डेटाबेस बनाया और मान लो उस डेटाबेस का नाम मैंने रख दिया एम्प्लॉयज़, तो उस डेटाबेस के अंदर मैं बहुत सारी कलेक्शंस बना सकता हूँ। जिस तरह से हमारे पास ट्रेडिशनल सीक्वल में होता है कि हम लोग सबसे पहले डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स बनाते हैं, यहाँ हम डेटाबेस बनाते हैं क्लस्टर के अंदर और उसके बाद उस डेटाबेस के अंदर बहुत सारी कलेक्शंस बना सकते हैं। जैसे कि एम्प्लॉई डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन हो सकती है, प्रोग्रामर्स एक कलेक्शन हो सकती है, मैनेजर्स एक कलेक्शन हो सकती है, हायर मैनेजमेंट, इस तरह की बहुत सारी कलेक्शंस हो सकती हैं। और कलेक्शंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जिस तरह से हमारे ट्रेडिशनल सीक्वल में टेबल के अंदर रोज होती हैं, उसी तरह हमारे पास यहाँ पर MongoDB में कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को रिजेंबल करते हैं काफ़ी हद तक। कैसा मतलब ये है कि आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो MongoDB? डेफिनेटली नॉट, आई डिडंट से दैट। MongoDB एक ऐसा डेटाबेस है जिसको आप ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ यूज़ कर सकते हो। तो अब हम आते हैं यहाँ पर और इंस्टॉल करते हैं मैक ओएस में MongoDB को। तो चाहे आप लोग विंडोज़ में इंस्टॉल करना चाहें, चाहे मैक में इंस्टॉल करना चाहें या किसी और ओएस में इंस्टॉल करना चाहें, इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम रहता है। मैं आप लोग को यहाँ पर जल्दी से बताता हूँ कि कभी भी एट एनी पॉइंट इन टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, हो सकता है कि लिंक्स चेंज हो जाएं, हो सकता है वर्जन्स चेंज हो जाए, लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं होगी और वो है MongoDB की वेबसाइट के अंदर आप लोग इस तरह से नेविगेशन को समझो। प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। मैं यहाँ पर कम्युनिटी एडिशन में जाऊँगा क्योंकि मैं कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड करना चाहता हूँ। मैं कम्युनिटी सर्वर पर क्लिक कर दूंगा और जैसे ही मैं कम्युनिटी सर्वर पर क्लिक करूँगा, इसने मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम सेंस कर लिया है, इसको पता चल गया है कि मैं मैकओएस में हूँ। अब या तो मैं ब्रू की सहायता से MongoDB एटलस इंस्टॉल करके इसको सेटअप कर सकता हूँ। ये चीज़ अभी मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा डाउनलोड MongoDB को इस कंप्यूटर के अंदर और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये TGZ फाइल जो है डाउनलोड हो रही है। और अब मैं बताता हूँ आप लोग को एग्जैक्टली ये फाइल क्या है। जब भी हम MongoDB की बात करते हैं तो MongoDB कम्युनिटी सर्वर का मतलब होता है कि हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं MongoDB को अपने कंप्यूटर के अंदर, और ये वो कोड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जब मैं कहता हूँ कि हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं MongoDB को अपने कंप्यूटर के अंदर। ये डाउनलोड हो चुका है। मैं जल्दी से इसको फाइंडर में खोल लूँगा। तो मैं फाइंडर में आता हूँ, डाउनलोड्स में आता हूँ और आप यहाँ पर देखो कि जो MongoDB है
ये मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा और ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसको मैं खोलूँगा और इसके अंदर मुझे ये सारी फाइल्स मिली, एक बिन फोल्डर मिला। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये एग्जैक्टली क्या है। ये बिन के अंदर जो भी एप्लीकेशन मुझे मिली हुई है वो क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझो कि MongoDB कम्युनिटी एडिशन जब मैं इंस्टॉल करता हूँ, जब मैं MongoDB कम्युनिटी सर्वर इंस्टॉल करने की बात करता हूँ तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि मैं MongoDB के कोड डेटाबेस कोड को अपने कंप्यूटर के अंदर लेकर आ रहा हूँ ताकि मैं अपने कंप्यूटर में MongoDB को रन कर सकूँ बिना किसी एक्सटर्नल चीज़ को यूज़ किए, बिना किसी एक्सटर्नल सर्विस को यूज़ किए, बिना MongoDB एटलस को यूज़ किए, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होता है। MongoDB कम्युनिटी सर्वर का मतलब कि MongoDB का जो कोड है, जो कि MongoDB एप्लीकेशन है, वो हमारे कंप्यूटर में आ चुकी है और अब हमारा कंप्यूटर कैपेबल है MongoDB सर्वर रन करने के। तो MongoDB कम्युनिटी सर्वर वो एप्लीकेशन है जो कि MongoDB डेटाबेस के अंदर सारा का सारा डेटा मैनेज, स्टोर, रिट्रीव, अपडेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मैंने एक बार MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड कर लिया, इसका मतलब मैंने MongoDB का जो कोड डेटाबेस है, या फिर मैं कहूँगा कोड डेटाबेस को रन करने का कोड है, वो डाउनलोड कर लिया है। कैसे यूज़ करना है इसको जल्दी से बताता हूँ। मैं फाइंडर में आऊँगा, बिन पे जाऊँगा और आप यहाँ पर देखो 3 मुझे यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल्स मिल रहे हैं। एक तो Mongo OS मिल रहा है, Mongo S मिल रहा है, एक Mongo D मिल रहा है। अब ये Mongo S और Mongo D में क्या डिफरेंस है। मैं बिन पर राइट क्लिक करके न्यू टर्मिनल एट फोल्डर करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा MongoD, ओके। और यहाँ पर ये कह रहा है MongoD नॉट फाउंड। तो मैं एक काम करता हूँ, MongoD को जिस तरह से रन करता हूँ ताकि एग्जीक्यूट हो जाए / करके, क्योंकि मुझे MongoD को एग्जीक्यूट करना है। और जैसे ही मैं कुछ इस तरह से करूँगा MongoD / तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये शट डाउन हो गया MongoDB, यानी कि जो MongoDB सर्वर था वो नहीं चला। और ये यहाँ पर क्या कह रहा है, शटिंग डाउन शटिंग डाउन शटिंग डाउन। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। कि कह रहा है कि यार ये जो डेटा डायरेक्टरी है ना, ये इसको नहीं मिल पा रही है। तो होता क्या है कि जब आप MongoDB स्टार्ट करते हो, यानी कि जो MongoDaemon है वो स्टार्ट करते हो अभी, तो सबसे पहले तो हम लोग MongoDaemon चलाएंगे जो कि हमारा MongoDB रन करने के लिए यूज़फुल है, यानी कि इस कंप्यूटर में फिर MongoDB चलने लग जाएगा। तो मैं सबसे पहले MongoD को चलाऊंगा और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि MongoD को किस तरह से यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ MongoD और -- हेल्प, और ये करने से क्या होगा कि मुझे इसके सारे कमांड्स मिल जाएंगे। और मैं इंटरेस्टेड हूँ डेटा डायरेक्टरी चेंज करने में, तो मैं देखता हूँ कि डेटा डायरेक्टरी किस तरह से चेंज की जा सकती है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ वो फ्लैग जिससे मैं डेटा डायरेक्टरी चेंज कर सकूँ। और ये देखो यहाँ DB पाथ है, डायरेक्टरी फॉर डेटा फाइल्स डिफॉल्ट्स टू /data/db। अब मैक OS के अंदर /data/db मेरा है नहीं, इसलिए मैं --- पाथ आर्ग्यूमेंट के साथ इसको चलाने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा MongoD और मैं लिखूँगा --- पाथ। और मैं कहाँ पर दूंगा DB पाथ अपना, मैं /harry के अंदर दे देता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ /user/harry के अंदर दे देता हूँ। मैं देखता हूँ ये जो हैरी वाला फोल्डर है ये यूज़र्स के अंदर है, /users/harry के अंदर मैंने ऑलरेडी एक DB बना रखा है, बट मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। और मैं काम करता हूँ कि /users/harry के अंदर एक DB डायरेक्टरी दे देता हूँ और मैं एंटर करूँगा तो ये डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली बन जानी चाहिए, बट आई गेस ये नहीं बनी है। और देखते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। तो ये कह रहा है कि /users/harry/db। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर जल्दी से, मैं यहाँ पर एक टर्मिनल टैब खोलता हूँ। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले तो DB नाम से फ़ोल्डर बना लेता हूँ, इसमें एक नई टर्मिनल टैब खोलता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, /users/harry/db। ओके, तो /users/harry/db है। अब चला कर देखता हूँ और इस बार हमारा डेटाबेस चल गया क्योंकि हमारी जो DB वाली डायरेक्टरी थी ये मौजूद थी। तो मैंने ये DB वाली डायरेक्टरी बनाकर और MongoDB अपना चला दिया है। और मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा। अब ये फाइल्स MongoDB इंटरनली यूज़ कर रहा है, तो मुझे इन फाइल से कोई मतलब नहीं है। MongoDB किस तरह से इस फोल्डर को यूज़ कर रहा है, इससे मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये DB फोल्डर MongoDB का है और MongoDB अपने हिसाब से इसको मैनेज कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा।
अब एक और यूटिलिटी के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये था MongoDB का इंस्टॉलेशन मैक ओएस के अंदर। अब देखते हैं विंडोज़ में किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है। अगर आप लोग मैक ओएस पे हैं तो आप विंडोज़ वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, और विंडोज़ पे हैं तो मैक ओएस वाला पार्ट अगर आपने स्किप कर दिया तो दैट्स फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विंडोज़ को देख लेते हैं किस तरह से विंडोज़ में MongoDB को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो विंडोज़ में कैसे MongoDB को इंस्टॉल करना है ये देख लेते हैं। सो गाइस, MongoDB को विंडोज़ में डाउनलोड करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डाउनलोड MongoDB, और जैसे ही हम लोग डाउनलोड MongoDB लिखेंगे आप देख सकते हो यहाँ पर MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड लिखकर आ गया है। मैं यहाँ पर आऊँगा, नीचे स्क्रॉल करूँगा और जो करंट वर्जन है उसका MSI इंस्टॉलर डाउनलोड कर लूँगा। सिंपली यहाँ पर क्लिक करके मैंने MSI वर्जन को डाउनलोड कर लिया है। मैं इसका वेट करूँगा डाउनलोड होने का। तो ये डाउनलोड हो चुका है और ये प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल बता रहा है, और अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट करके सिंपली कंप्लीट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर कंप्लीट के नीचे लिखा है ऑल प्रीमियम फीचर्स विल बी इंस्टॉल्ड। मैं ये वाला सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ूंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टॉल MongoDB एज अ सर्विस, ये चेकड आपका होना चाहिए। इससे होगा ये कि आप लोगों को बार बार MongoDB को स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आपका जो MongoDB सर्वर है वो चलता रहेगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके वेट करेंगे, और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा हम लोग इसको रीस्टार्ट करेंगे। अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना रेकमेंडेड है, क्योंकि इससे क्या होता है कि MongoDB दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और सब कुछ एकदम बढ़िया मक्खन की तरह चलता है। MongoDB कॉम्पस विंडोज़ के इंस्टॉलर के साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है। अगर नहीं भी होता है तो आप लोग MongoDB कॉम्पस को अलग से इंस्टॉल कर सकते हो। सो या दैट वाज अबाउट द विंडोज इंस्टॉलेशन ऑफ MongoDB। मुझे पता है आप में से कई लोग विंडोज में हो, तो इसलिए मैंने विंडोज का इंस्टॉलेशन भी दिखा दिया। अब जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो एक काफ़ी कमाल का टूल है, और उसका नाम है MongoDB कॉम्पस। MongoDB कॉम्पस क्यों एक कमाल का टूल है? सबसे बड़ा रीज़न ये कि हमको विजुअलाइज करने में हेल्प करता है MongoDB का डेटा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोडक्ट्स में जाऊँगा, होवर करूँगा, और यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं MongoDB कॉम्पस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ मैं MongoDB कॉम्पस पे क्लिक करूँगा और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसे डाउनलोड कर लूँगा। अब इसको मैं विंडोज़ के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सिंपल है इसको डाउनलोड करना। विंडोज़ के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करो और डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप किसी एक गेम को या किसी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। मैं इसको यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा ये खुल जाएगा, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड, और ये खुल गया है। और सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैक ओएस में आप लोग इस तरह से एप्लीकेशंस में ड्रैग करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये इंस्टॉल हो चुका है। और मैं अभी यहाँ पर एप्लीकेशंस में आऊँगा, और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मुझे MongoDB कॉम्पस देखने को मिल रहा है। तो इसको लॉन्च करते हैं। नोट दैट हमारा MongoDB सर्वर यहाँ पर चल रहा है। तो होता क्या है कि ये जो मैंने MongoD चलाया, जो मेरा MongoDaemon है, MongoDaemon मेरा चल रहा है, ठीक है। अब इस MongoDaemon के अंदर हो क्या रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये मैनेज कर रही है हमारे पूरे डेटाबेस को, यानी कि हमारा जो डेटाबेस है वो इस प्रोसेस की वजह से चल रहा है। जो हमारा MongoDB का इंस्टेंस है वो ये चल रहा है। और MongoDB कॉम्पस एक ग्राफिकल वे है, एक GUI वाला तरीका है, एक यूज़र फ्रेंडली तरीका है इस MongoDB इंस्टेंस से कनेक्ट होने का। अब ये जो MongoDB इंस्टेंस चल रहा है जिसका डेटा /user/harry/data वाली डायरेक्टरी में है, उससे अभी हम कनेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको ना Ctrl+C करके स्टॉप कर देता हूँ। तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया, और MongoDB/localhost:27017 पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है कि हमको econ रिफ्यूज मिलेगा, यानी कि कोई इस तरह का इंस्टेंस चल ही नहीं रहा है लोकल होस्ट पर। तो यहाँ पर एक एरर देखने को मिल रहा है कि भाई साहब MongoDB तो चल ही नहीं रहा है, आप किससे कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। अब MongoDB को चला देते हैं और अब कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर MongoDB कनेक्ट हो गया, और यहाँ पर भी मुझे लॉग्स देखने को मिल रहे हैं कि भाई किसी ने MongoDB कॉम्पस से कनेक्ट किया है इस इंस्टेंस को, विच मीन्स दैट हमारा MongoDB चल रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप इस तरह से प्रोडक्शन में MongoDB को नहीं चलाओगे, बहुत ही सिमिलर तरीके से चलाओगे, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। अभी हम MongoDB सीख रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे डेटाबेसेस देखने को मिल रहे हैं, मुझे यहाँ पर मेरी क्वेरीज यहाँ देखने को मिलेंगी। मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ से। तो देर किस बात की, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। मैं क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करूँगा और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर एम्प्लॉयज़, और कलेक्शन नेम भी मैं रखने वाला हूँ एम्प्लॉयज़, या फिर मैं यहाँ पर मैनेजर्स के नाम से एक कलेक्शन नेम बना सकता हूँ, मैनेजर्स, और मैं यहाँ पर सिंपली क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक कर दूंगा। कम से कम एक कलेक्शन हम लोग को बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये मैनेजर्स नाम की कलेक्शन के अंदर हम आ चुके हैं। तो एम्प्लॉयज़ एक डेटाबेस है, मैनेजर्स एक कलेक्शन है जिसके अंदर हम आ चुके हैं। जिस तरह से SQL डेटाबेस में हमारे पास डेटाबेस होता है, उसके अंदर टेबल होती है, उसके अंदर रोज़ होती हैं और रो हमारा डेटा होता है, उसी तरह यहाँ पर डेटाबेस
के अंदर होती है कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर होता है डॉक्यूमेंट। मेरी बात को दोबारा सुन लेना वीडियो पीछे करके अगर आपको समझ में नहीं आया तो। बट डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पर रो को रिजेंबल करता है अगर आप लोग रिलेशनल डेटाबेस से आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं ऐड डेटा पर क्लिक करूँगा, इंसर्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर डायनामिकली ऑब्जेक्ट्स डाल सकता हूँ, डायनामिकली फील्ड्स डाल सकता हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, एक यूनिक आईडी तो MongoDB देता ही देता है, बट लेटेस्ट से मैं यहाँ पर एक नेम डाल रहा हूँ और मैं इसका नाम यहाँ पर रख रहा हूँ नेम रोहन, और यहाँ पर मैं एक रोल डाल रहा हूँ। मान लो रोल मैं यहाँ पर मान लो लिख देता हूँ प्रोग्रामर, और यहाँ पर मैं इंसर्ट पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर नेम रोहन आ गया और रोल यहाँ पर प्रोग्रामर आ गया। अब जिस तरह से रिलेशनल डेटाबेसेस में स्कीमा होता है, यहाँ पर हमें स्कीमा की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं एक दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर मान लो ऐड करूँ, तो मैं यहाँ पर अगर ऐड डेटा और डॉक्यूमेंट करूँ और यहाँ पर कॉमा लगा कर मान लो मैं करूँ नेम, और मैं कहूँ नेम रख दो हैरी, और मान लो मैं हैरी के नेम के साथ रोल नहीं देना चाहता, रादर मैं हैरी के नेम के साथ लोकेशन देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लोकेशन दूंगा, लोकेटियन, और यहाँ पर मान लो मैं सैन फ्रांसिस्को देता हूँ, सैन फ्रांसिस्को, और इसके बाद मैं इंसर्ट करता हूँ। और आप यहाँ पर फ्रांसिस्को की स्पेलिंग आती नहीं हैरी भाई, क्या क्या कर रहे हो यार, ये फ्रांसिस्को, यस दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोकेशन सैन फ्रांसिस्को मैंने दे दी, रोल प्रोग्रामर मैंने दे दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग ये देखो कि स्कीमा सेम होना ज़रूरी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास अगर एक डॉक्यूमेंट में नेम और रोल है तो दूसरे डॉक्यूमेंट में भी वही चीज़ होनी चाहिए। इनफैक्ट एक दूसरा डॉक्यूमेंट टोटली डिफरेंट हो सकता है, और यही ब्यूटी है MongoDB की, और यही चीज़ MongoDB को फेमस बनाती है, पॉपुलर बनाती है, हैसल फ्री बनाती है, लवेबल बनाती है, और लोग इसको इस्तेमाल करना पसंद करते हैं क्योंकि उनको एक स्कीमा पे स्टिक नहीं रहना पड़ता है। हालांकि किसी भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के अंदर डेफिनेटली आपका जो स्कीमा होता है वो काइंड ऑफ सेम होता है, बट यहाँ पर आप लोग जो है चाहें तो अलग अलग फील्ड के नेम्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो कि जैसे ही हमने ये MongoDB इंस्टेंस बनाया, अब ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है, ये इस MongoDB इंस्टेंस में हो रहा है। ये MongoDB इंस्टेंस हमारा चल रहा है जो कि /user/harry/db डायरेक्टरी का प्रयोग कर रहा है। कौन सी डायरेक्टरी का प्रयोग कर रहा है, इस डायरेक्टरी का प्रयोग कर रहा है। अब इस डायरेक्टरी के अंदर कौन सी फाइल किस तरह से चल रही है ये हमारी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखो ये डायरेक्टरी की लोकेशन है, और यहाँ पर डेटा डायरेक्टरी जो MongoDB की है उसके अंदर डेटा MongoDB खुद से मैनेज कर रहा है, मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये सारा डेटा भी यहीं कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। कहाँ, कौन सी फाइल में, आई डोंट केयर। क्यों? क्योंकि मेरे लिए इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए MongoDB है। ये MongoDB इंस्टेंस जो चल रहा है वो ये सारे काम कर रहा है। तो MongoD क्या है? MongoD एक प्रोसेस है जो कि कोर MongoDB डेटाबेस प्रोसेस है। ठीक है, अब अगर मैं इसको Ctrl+C कर दूं, मान लो मैं इसको Ctrl+C कर दूं, मैंने इसको शट डाउन कर दिया, क्या मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ? देखो सिंगल कनेक्शन टू सर्वर टाइप, अननोन इज नॉट राइटेबल। देखो यहाँ पर दिक्कतें आना शुरू हो गई, यहाँ पर देख सकते हो। मान लो मैं रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो कनेक्शन रिफ्यूज एरर आ रहा है, मैं कनेक्ट ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भैया आपका जो MongoDB इंस्टेंस है वो आपने बंद कर दिया, कनेक्ट कैसे होगा? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसको यहाँ पर जल्दी से कनेक्ट पर क्लिक करके अभी दोबारा से अपने इस डेटाबेस को देख सकता हूँ। तो मैं मैनेजर्स कलेक्शन को देख सकता हूँ। क्या मैं एक दूसरी कलेक्शन बना सकता हूँ? डेफिनेटली यस बना सकता हूँ। मान लो मैं प्रोग्रामर्स के नाम से कलेक्शन बनाना चाहूँ, मैं क्रिएट कलेक्शन कर दूंगा और इसके अंदर मैं डेटा डाल सकता हूँ। जिस तरह से मैंने पुराना डॉक्यूमेंट डाला, मान लो मैं यहाँ पर एक नेम के नाम से डाल रहा हूँ और मैं करूँ नेम शुभम और मैं इंसर्ट करूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो नेम शुभम आ गया। और मैं मैनेजर्स के अंदर जाऊँ तो नेम रोहन, नेम हैरी इस तरह से दिखा रहा है। तो ये एम्प्लॉयज़ डेटाबेस के अंदर दो अलग अलग कलेक्शंस अभी हमने बना दी हैं, एक मैनेजर्स और एक प्रोग्रामर्स। तो MongoDB कॉम्पस सिंपली विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। अगर हमारा कोई दूसरा MongoDB इंस्टेंस है तो हम इससे डिस्कनेक्ट करके यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग दे सकते हैं। URI का मतलब वो कनेक्शन स्ट्रिंग जिसकी सहायता से हम लोग अपने उस MongoDB इंस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
अब वो MongoDB इंस्टेंस सिक्योर भी हो सकता है यूज़र नेम और पासवर्ड से, तो हम इस तरह का सिंटेक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए इस चीज़ को, बट अभी हम लोकल होस्ट ही यूज़ करने वाले हैं, यानी कि लोकल होस्ट में रन करने वाला MongoDB ही यूज़ करने वाले हैं, जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड से सिक्योर नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर सेव कर सकता हूँ इस कनेक्शन को, और इसका नाम रख सकता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ लोकल MongoDB, और इसको एक कलर दे सकता हूँ। मान लो मैं इसको ये अपनी मैक का कलर दे देता हूँ, मेरी मैक इस कलर की है तो मैं इसी कलर का दे देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो लोकल MongoDB, इस तरह से जो है यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और कनेक्ट करूँगा। ये मुझे ये भी दिखाता है कि कब कब आपने कनेक्ट किया इसको सेव करने के बाद, तो यहाँ नेवर दिखा रहा है कि आपने सेव करने के बाद इससे कभी कनेक्ट नहीं किया, तो मैं सिंपली यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ और ये कनेक्ट हो जाएगा। तो बार बार आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका MongoDB इंस्टेंस यूज़र नेम पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो। अब यहाँ पर क्योंकि आप लोग को ये सारी चीज़ें अभी समझ में आ चुकी हैं कि MongoDB क्या है, डेटाबेस क्या है, कलेक्शन क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, किस तरह से MongoDB कंपेयर होता है ट्रेडिशनल SQL डेटाबेस से, अब हम लोग यहाँ पर जो है CRUD ऑपरेशंस की तरफ मूव कर सकते हैं। आप लोगों को सब कुछ मालूम चल गया है अभी MongoDB किस तरह से काम करता है, ये जो प्रोसेस है वो MongoD है। तो चलो यार, अब हम लोग बहुत सारे MongoDB के कमांड्स हैं उनको देखने वाले हैं, और मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, और मैं यहाँ पर MongoDB ट्यूटोरियल हिंदी के नाम से एक फ़ोल्डर बना लूँगा, और मैं यहाँ पर न्यू टर्मिनल नेट फोल्डर करके कोड डॉट लिख दूंगा, जिससे कि ये विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा। तो इसको खोलने के बाद मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊँगा और इसका नाम मैं रखूँगा create.js। अब मैं .js फाइल क्यों बना रहा हूँ आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि मैं इसका कोड इंटैक्ट रखना चाहता हूँ और मैं आप लोगों को ये कोड का एक्सेस देना चाहता हूँ, ताकि बाद में जब ये ट्यूटोरियल आप लोग देखोगे, रिवीजन वगैरह करोगे, तो कोड आपके पास रहेगा। तो यहाँ पर अभी मैं बताता हूँ इसका कोड कहाँ एग्जीक्यूट करना है आप लोगों को। दो तरीके हैं आप लोगों के पास कोड को एग्जीक्यूट करने के। अब अगर आप लोग MongoDB को इंस्टॉल करना चाहते हो मैक में, तो मैं रेकमेंड करूँगा आप लोग होमब्रू का इस्तेमाल करो। तो होमब्रू आप लोग जो है सबसे पहले इंस्टॉल करो, अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो होमब्रू सिंपली एक पैकेज मैनेजर है मैक के लिए। तो आप लोग ये जो कमांड है इसको कॉपी करके चला सकते हो। तो जैसे मैंने मान लो यहाँ पर ये कमांड चलाया तो मेरा होमब्रू जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। मेरा ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है होमब्रू, मैंने ये पूरी प्रोसेस कर लिया। आप लोग अपना पासवर्ड डाल देना और होमब्रू आपका जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। एक बार आपने होमब्रू इंस्टॉल कर लिया उसके बाद आप लोग को सिंपली ये वाला कमांड चलाना है, brewtap mongodb/brew। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने सिंपली गूगल पे लिखा हाउ टू इंस्टॉल MongoDB यूजिंग होमब्रू और मुझे ये पेज मिल गया, ठीक है। तो अब ये मत सोचना कि ये पेज कहाँ से आया, ये पेज मुझे से एक सिंपल गूगल सर्च से मिला, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, इसके इंस्टॉल होने का ही थोड़ा सा टाइम लेगा और इसने इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, MongoDB कम्युनिटी इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इसको मैं पेस्ट करूँगा और एंटर मारूँगा, और आप देखो यहाँ पर ये MongoDB कम्युनिटी मेरे लिए इंस्टॉल कर रहा है। तो मैं वेट करूँगा थोड़ा सा, और ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो सिंपली मुझे MongoDB एक बहुत ही स्टेबल तरीके से यूज़ करने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है MongoDB कम्युनिटी एक सर्विस के तौर पे रन कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखो रनिंग ब्रियो क्लीनअप, अब हमारा MongoDB एज अ सर्विस रन कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा और मैं अपने MongoDB कॉम्पस से डायरेक्टली MongoDB को कनेक्ट कर पाऊंगा। ये स्टेप्स सिर्फ मैकओएस यूजर्स के लिए थी, अगर आप विंडोज़ में है तो आप लोग सिंपली जैसे आपने इंस्टॉल किया हुआ है वैसे इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल आप लोग को EXE को इंस्टॉल कर देना है, जैसे आप एक गेम इंस्टॉल करते हो वैसे ही कर सकते हो। हमने यहाँ पर MongoDB को इंस्टॉल किया था अभी होमब्रू से, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर mongosh लिख सकते हो, और mongosh आप जैसे ही लिखोगे आप देख सकते हो यहाँ पर टेस्ट आ गया। तो पहला कमांड जो मैं आप लोगों को MongoDB का बताना चाहता हूँ वो है showdbs, ठीक है। तो मैं showdbs जैसे ही लिखूंगा ये मुझे डेटाबेसेस यहाँ पर दिखा देगा। अब ये काम आप में से कई लोग कहोगे MongoDB कॉम्पस से क्यों नहीं कर रहे हो, आप देख क्यों नहीं रहे हो यहाँ पर कितने डेटाबेसेस हैं। हाँ, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, बट मैं कमांड के थ्रू कैसे करूँगा ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये Mongo शेल है, मैंने Mongo शेल में showdbs नाम का एक कमांड फायर किया और इसने मुझे यहाँ पर एडमिन कॉन्फ़िगर लोकल दिखा दिया। क्योंकि हमने MongoDB को फ्रेशली इंस्टॉल किया है होमब्रू से और हमारी जो डेटा डायरेक्टरी है वो चेंज हो गई है, इसलिए मुझे वो पुराने डेटाबेसेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे अगर मैंने कोई पुराना डेटाबेस पहले बनाया है तो। लेकिन अब मैं जितने भी डेटाबेसेस वगैरह बनाऊंगा वो सब मुझे यहाँ देखने को मिलेंगे, चाहे मैं अपने सिस्टम को भी रीस्टार्ट कर दूँ। अगर मैं किसी और MongoDB इंस्टेंस से कनेक्ट करता हूँ तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब मैं उस MongoDB इंस्टेंस के अंदर के डेटाबेसेस वगैरह देखूंगा। लेकिन लोकल कंप्यूटर में मैं जब भी लोकल होस्ट 27017 पर कनेक्ट करूंगा तो जो भी डेटाबेसेस मैंने बनाए हैं वो परसिस्ट करेंगे। तो चलो यार एक नया डेटाबेस बनाते हैं एम्प्लॉइज़ नाम से। एम्प्लॉइज़ कलेक्शन नेम मान लो मैनेजर्स,
और क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करते हैं और ये शो डीबीएस वाला कमांड दोबारा से चलाते हैं एंड यस एम्प्लॉयज़ यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो शो डीबीएस जो स्क्रिप्ट है, मैं एक काम करता हूँ, क्रिएट से पहले यहाँ पर एक सेटअप नाम से फाइल बनाता हूँ 01 setup.js और मैं यहाँ पर setup.js के अंदर शो डीबीएस कमांड लिख देता हूँ। और ये कमांड क्या करेगा, ये कमांड हम लोगों को बताएगा कि कौन कौन से डेटाबेसेस हमारे MongoDB इंस्टेंस में हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हमने देख ली। ठीक है, अब इसको मैं बंद करूँगा और मैं 02 create.js इसका नाम रखना चाहूँगा, 02 स्पेस create.js, ताकि ऑर्डर में आप लोग जो है इसको देख पाए। अब क्या मैं इस .js फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ? MongoDB में स्क्रिप्ट चलाने का डेफिनेटली एक तरीका होता है। MongoDB स्क्रिप्ट्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि लोड फंक्शन की सहायता से किस तरह से स्क्रिप्ट चलाई जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी हम लोग ऐसा करेंगे, बट मैं जस्ट आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ इंडीड पॉसिबल और आप लोग इसको जो है कंसिडर कर सकते हो। बट एट दिस पॉइंट मुझे पता है आप में से 90% ऑफ द लोग बिगिनर हैं MongoDB में और MongoDB सीखना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो MongoDB को सीखेंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ हम इन सब चीज़ों में ज़्यादा डाइव डीप करें, हम MongoDB के बेसिक्स सीखेंगे। तो सबसे पहले create.js मैंने आप लोगों को फाइल बनाकर दिखाई। मैं सेटअप में एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि CRUD ऑपरेशंस क्या होता है। देखो, कभी भी डेटाबेसेस की बात की जाती है तो CRUD ऑपरेशंस का जिक्र किया जाता है। CRUD ऑपरेशंस में C स्टैंड्स फॉर क्रिएट, R स्टैंड्स फॉर रीड, U स्टैंड्स फॉर अपडेट एंड D स्टैंड्स फॉर डिलीट। जब हम CRUD ऑपरेशंस की बात करते हैं तो ये डेटाबेस के कंप्लीट ऑपरेशंस को डिफाइन करता है। C मतलब क्रिएट, किसी भी डेटाबेस में कुछ बना दो, क्रिएट कर दो, जैसे कि एक डेटाबेस बना दो, आप एक एंट्री बना सकते हो। अगर आप रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो रो ऐड कर सकते हो, एक्सेल की बात करें तो रो ऐड कर सकते हो, MongoDB की बात करें तो डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट है CRUD ऑपरेशंस का, ये MongoDB स्पेसिफिक नहीं है, ये डेटाबेस स्पेसिफिक है। ठीक है, तो DBMS में इसको काफ़ी पढ़ाया जाता है। तो क्रिएट का मतलब कि कुछ भी बना दो, रीड का मतलब कि एक्सेस कर लो, रीड का मतलब पढ़ लो नहीं है, हाँ पढ़ लो है लेकिन कंप्यूटर के टर्म्स में। जब कंप्यूटर रीड करता है इसका मतलब कुछ फेच कर रहा है। ठीक है, तो R फॉर रीड। और जब हम CRUD ऑपरेशंस में रीड की बात करते हैं तो क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है कि हम डेटाबेस से कुछ डेटा को फेच कर रहे हैं। फिर U फॉर होता है अपडेट, यानी कि ऑलरेडी जो कि डेटा हमारा डेटाबेस में मौजूद है उसको चेंज करके मॉडिफाई किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। तो अपडेट आप बल्क में कर सकते हो, अपडेट आप एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को कर सकते हो, U फॉर अपडेट। ठीक है, और D फॉर डिलीट। मुझे नहीं लगता डिलीट को मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत है। डिलीट मतलब डेटा उड़ा देना, डेटा साफ कर देना, या तो आप बल्क में डेटा को क्लीन करो या फिर आप लोग डी फॉर डिलीट सिर्फ एक पर्टिकुलर एंट्री को बेस्ड ऑन सम आइडेंटिफायर करो। ठीक है, इन चारों ऑपरेशंस को एक एक करके देखेंगे। तो जो पहला ऑपरेशन है हमारा वो क्रिएट है। तो मैं क्रिएट आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ, या फिर क्योंकि ये स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं करने वाला, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और ये कोड आप लोगों को मिलने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो बिल्कुल भी इसको टाइप करने की आप ऐसे मत सोचना कि आपको ये टाइप करना है, क्योंकि ऑलरेडी टाइप्ड है। मुझे नहीं लगता है आपको टाइप करने की दोबारा ज़रूरत है। मैं आप लोगों को एक कोड दे दूँगा और अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे कमेंट्स करके बताओ, क्योंकि मुझे जब कमेंट्स आते हैं तब मुझे पता चलता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है देना। तो कभी भी ऐसा हुआ करे फ्यूचर में भी कि मैं कोई चीज़ डिस्क्रिप्शन में देना भूल गया, मैंने बोला और मैंने नहीं दी, आप कमेंट्स में फ्लड कर दिया करो उस चीज़ को और मेरी नज़र में वो चीज़ आ जाएगी और मैं अपडेट कर दूंगा सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्रिएट ऑपरेशन है और अब इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, किसी भी तरह का ऑपरेशन हो, किसी भी तरह का कमांड हो, कुछ भी आप लोग करना चाहते हो, MongoDB की डॉक्यूमेंटेशन आपकी सबसे अच्छी मित्र है। कौन है सबसे अच्छी मित्र आपकी? कौन है सबसे अच्छी मित्र? MongoDB की डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो MongoDB की डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग आएंगे और यहाँ पर आप जो अपना वर्जन है उसको ज़रूर यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। MongoDB 6.3 मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि करंट वर्जन के डॉक्स मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद आप लोग CRUD ऑपरेशंस में आ सकते हो और आप देख सकते हो यहाँ पर CRUD ऑपरेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करना है, उसके लिए यहाँ पर कमांड्स दिए हुए हैं। अब db.collection.insert1 करके आप एक सिंगल एंट्री को इंसर्ट कर सकते हो। लेट अस कॉपी दिस कमांड। ठीक है, इस कमांड को कॉपी करते हैं डॉक्यूमेंटेशन से ही और एक काम करते हैं, इन्वेंट्री नाम का ही डेटाबेस कलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इन्वेंट्री नाम से ही यहाँ पर कलेक्शन बना देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एम्प्लॉयज़ मैंने बना रखा है
मैं एक इन्वेंट्री नाम से, आई नो इन्वेंट्री इज़ नॉट रेलेवेंट, बट इन्वेंट्री नाम से हम एक यहाँ पर कलेक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इन्वेंट्री नाम से एम्प्लॉयज़ में एक कलेक्शन बनाई है। अब नीचे आप मोंगो एसएच देख सकते हो, यहाँ पर भी मुझे मोंगो शेल उपलब्ध है, तो मुझे अपने कमांड्स को यहाँ फायर करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है, बट मैं फिर भी यहाँ करूँगा, मुझे मैक का टर्मिनल पसंद है, ठीक है, आप देख लेना अपना। अब यहाँ पर एक बार मैंने शो डीबीज कर दिया तो मैं सारे डेटाबेसेस देख सकता हूँ कौन कौन से हैं, और इसके बाद मैं यूज़ कमांड का इस्तेमाल करके ये कह सकता हूँ कि मैं एम्प्लॉयज़ डेटाबेस अभी यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं इसको ज़रा सेटअप वाली फाइल में डाल लूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि यूज़ एम्प्लॉयज़ डेटाबेस, और ये है शो ऑल दी डेटाबेसेस, ठीक है। तो शो डीबीज करके सारे डेटाबेसेस दिखा दो, यूज़ एम्प्लॉयज़ करके एम्प्लॉयज़ डेटाबेस यूज़ कर दो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने db.inventory.insert1 करा है। अब इसके बाद जब मैं db कहूँगा, db का मतलब होगा एम्प्लॉयज़, db का मतलब वो डेटाबेस होगा जो कि यहाँ पर लिख कर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ डेटाबेस में स्विच कर लिया है हमने। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये कह रहा है कि भाई मैंने इंसर्ट कर दिया डेटा, देख लो जाके। ओके, तो यहाँ पर एक्नॉलेज ट्रू आ गया, इंसर्टेड आईडी ये आ गई। मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट्स को एक यूनिक आईडी देता है जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है, और ये यूनिक आईडी मोंगोडीबी ने हमको दे दी है। और मोंगोडीबी ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट जिसमें आइटम कैनवस है, क्वांटिटी 100 है, टैग्स कॉटन है, टैक्स एक एरे है बाय द वे, और साइज़ ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ मैंने डेटाबेस में इंसर्ट कर दी है। आप चाहो तो जाकर देख लो, अगर यकीन नहीं होता, भरोसा नहीं है मुझ पे तो जाकर देख लो। नहीं हमें भरोसा है लेकिन फिर भी हमने देख लिया। और आप देख सकते हो यहाँ पर टैग से कह रहे हैं 0 में कॉटन है, साइज़ एक ऑब्जेक्ट है 28 और 35.5 और सेंटीमीटर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। मज़ा आ गया यार, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर अगर मैं इसी कमांड को दोबारा से चला दूँ तो क्या होगा, दोबारा से इंसर्ट हो जाएगा, दोबारा से इंसर्ट हो जाएगा, और इस बार मुझे 3 डॉक्यूमेंट्स दिखने वाले हैं जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट्स मिल गए। क्या इनकी आईडी सेम होगी? जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या इनकी आईडी सेम होगी? कमेंट में लिखकर बताएं सब लोग कि क्या इनकी आईडी सेम होगी कि नहीं होगी। चीटिंग मत करना, चीटिंग मत करना। क्या इनकी आईडी सेम होगी कि नहीं बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। तो इनकी आईडी सेम नहीं होगी क्योंकि आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। आप देख सकते हो BA BB BC, ठीक है, तो अलग अलग आईडीज़ हैं ये सारी की सारी, और ये आईडी यूनिक जनरेट होती है जब भी एक नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया जाता है। अब अगर मान लो मुझे 15-20 डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करने हैं तो मैं कैसे करूँ? मान लो ये आइटम इज इक्वल टू कैनवस है, मैं ज़रा यहाँ पर कमांड पैलेट में जाकर टॉगल वर्ड रैप कर लेता हूँ ताकि ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार खत्म हो जाए। तो ये तो इंसर्ट 1 हो गया। अब अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ये इंसर्ट करना है, मैं बताता हूँ क्या इंसर्ट करना है। मैं कहूँगा यार मुझे इस तरह के 15-20 इंसर्ट करने हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मैं ज़रा एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाकर आप लोगों को, सॉरी एरे बनाकर दिखा दूँ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और मैं मान लो ये कैनवस 1, कैनवस 2, कैनवस 3, कैनवस 4, और इनकी जो ये है क्वांटिटी, इसको भी ऐसे कर दूँ, ठीक है, 50, 90, 20 और 80, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा कॉटन, कॉटन के बाद आ जाएगा, मान लो मैं कॉपर लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर जिंक लिख देता हूँ, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर मान लो लिख देता हूँ एल्यूमिनियम, ठीक है। और साइज़ यहाँ पर आ जाएगा 8, 35 और 5.5, ठीक है। तो ये मैं क्या करूँगा, इंसर्ट मैनी का इस्तेमाल करूँगा। तो db.inventory.insert मैनी, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंसर्ट मैनी करने के बाद मैं इसे कॉपी करूँगा तो ये सारे के सारे जो है इंसर्ट हो जाएंगे। बट मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा, इंसर्ट मैनी को रन करने से पहले मैं इंसर्ट मैनी की डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहूँगा। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में बिल्कुल इसी तरह की चीज़ है, और मैं सबसे पहले अपना वाला इंसर्ट मैनी रन करूँगा। बट उससे भी पहले मैं क्या करूँगा ना, इसको डिलीट कर दूँगा यहाँ से, जितना कुछ भी है डेटाबेस में सब डिलीट करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो ना, ये सब मैं डिलीट इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पूरा खाली करना चाहता हूँ। और अब मैं इतने पोर्शन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर मारूंगा तो क्या होगा, आप सबको मालूम है क्या होगा, एक्नॉलेज ट्रू आएगा और इंसर्टेड आईडीज़ मिल जाएंगी कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स इन आईडी के साथ इंसर्ट हो चुके हैं। तो कभी भी आप एक कनेक्टर का इस्तेमाल करोगे, जैसे कि मोंगोडीबी के जावास्क्रिप्ट कनेक्टर का, या फिर मोंगोडीबी को अगर आप पाइथन से कनेक्ट कर रहे हो पाई मोंगो की सहायता से, तब इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट आईडी मिल रहा है, और मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि कौन कौन सी
वेदर इट इज इंसर्टेड और नॉट, एक्नॉलेज ट्रू और ऑब्जेक्ट आईडीज मिल रहा है, 2 चीज़ें मिल रही है और सारी ऑब्जेक्ट आईडीज मिल रही है। 10 डॉक्यूमेंट्स डालता तो 10 ऑब्जेक्ट आईडीज मुझे मिलती, ठीक है। तो ये अब देखते हैं कि डेटा आया भी मोंगो डीबी में कि नहीं आया। एंड यस, ये आ गया। तो 1 2 4 और 4 यहाँ पर लिख कर आ रहा है, कैनवस 1 कैनवस 2 कैनवस 3 कैनवस 4, ठीक है। और टैग्स में हमने एक एरे बनाया हुआ है और हमने ये डाला हुआ है एरे। क्या मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके डेटा आ जाएगा ये बताने की ज़रूरत है आपको? नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ये जो कमांड चलाया इसके करस्पॉन्डिंग डेटा यहाँ 4 की जगह यहाँ पर अब 7 हो गया है और ये डेटा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। मैट, माउस पैड, जर्नल, ये सब यहाँ पर आ गया है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने इंसर्ट देखा, इंसर्ट मैनी देखा। क्या इंसर्ट और इंसर्ट मैनी सिर्फ इसी तरह से यूज़ किया जाता है? नहीं, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी होती हैं जो कि मैं चाहूँगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़कर जो है एक्सप्लोर करना बाद में। लेकिन ये बेसिक्स थे, ये वो सारे बेसिक्स थे जो कि आप लोगों को यहाँ पर आने चाहिए थे। अब यहाँ पर देखो, इंसर्ट 1, इंसर्ट मैनी, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 कमांड्स होते हैं जिससे कि हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमने क्रिएट देख लिया, क्रड का सी पार्ट देख लिया हमने, ये देख लिया कि क्रिएट किस तरह से करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रीड कैसे करते हैं। तो मैं लिखूंगा 03 read.js, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ पर हमने रीड कर लिया, ठीक है। तो 02 create.js, 03 read.js, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मैंने read.js नाम से एक फाइल बना ली है। और रीड करने के लिए डेटा MongoDB में फाइंड फंक्शन होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ db, ये क्या हो रहा है, db लिख के debugger क्यों आ जा रहा है, db.inventory.find। और मैं अगर सिर्फ इतना लिख दूँ ना और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँ और एंटर मार दूँ तो सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कैनवस 1 कैनवस 2, यानी कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फेच करना चाहता हूँ। तो ये फेच ऑल डॉक्यूमेंट्स के लिए कोड होता है, फेच ऑल डॉक्यूमेंट्स। और अदर मुझे कहना चाहिए क्वेरी होता है, क्योंकि ये डेटाबेस है तो डेटाबेस को क्वेरी किया जाता है। तो ये क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को फेच करने में मदद देगा। इसके बाद हम फाइंड फंक्शन को एक आइडेंटिफायर दे सकते हैं और मैं कहूँगा कि फाइंड फंक्शन को हम ये बता सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो इसको हम सेलेक्टर बोल सकते हैं। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपने डेटाबेस में जाऊँगा और मैं कहूँगा कि क्वांटिटी जिसकी भी 90 हो, जिसकी भी क्वांटिटी 90 हो उसको सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी लिखकर QTY 90 कर दूँगा। तो मैं कहूँगा यार एक काम करो, क्वांटिटी अगर 90 हो ना तो सेलेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ पर बोला कि क्वांटिटी 90 हो तो सेलेक्ट कर लिया जाए, और यहाँ पर क्वांटिटी जहाँ 90 थी वो सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो आइटम कैनवस 2, टैग्स में कॉपर आ गया, साइज में ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि किस तरह से क्वेरी करनी है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कोड यहाँ पर ज़रूर कहीं लिखा होगा, बट मैं जस्ट आप लोग को बताना चाहता था फाइंड फंक्शन को किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। MongoDB की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बहुत कमाल है। और ये कमाल क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, ये इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर MongoDB शेल सेलेक्टेड है, मैं MongoDB शेल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कॉम्पस यूज़ कर रहे हो तो आप ये कॉम्पस सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप C# यूज़ कर रहे हो तो ये सेलेक्ट कर सकते हो। गो लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पर मौजूद है कोड। अगर आप जावा यूज़ कर रहे हो या फिर आप लोग जावा सिंक्रोनस यूज़ कर रहे हो, हर तरह की लैंग्वेज के लिए आप लोगों को कोड मिल जाएगा, जो कि मुझे बहुत अमेजिंग चीज़ लगती है। मैं भी MongoDB शेल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर MongoDB शेल सेलेक्ट कर लूँगा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स बना लो अपने डेटाबेस में, फिर इस कमांड से आप लोगों को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि ये कमांड है, इसको मैं इस तरह भी रन कर सकता हूँ। तो ये वाला कमांड और ये वाला कमांड एक ही बात है। इसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो पहला इसका आर्गुमेंट होता है वो सेलेक्टर होता है, और यहाँ पर जो भी मैंने सेलेक्टर या फिल्टर मैंने इसको दिया है उसके करस्पॉन्डिंग मुझे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके दे देगा। अब ये बताया जा रहा है हमको कि ये इस तरह के सीक्वल स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग MongoDB क्वेरी है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसके बाद आप यहाँ पर इक्वालिटी कंडीशन डाल सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाया कि क्वांटिटी 90s की हो जाएगी। तो आप लोगों को कुछ इस तरह से ये देखने को मिलेगा, जहाँ जहाँ क्वांटिटी 90 होगी वो डॉक्यूमेंट्स आपके पुल हो जाएंगे डेटाबेस में से, ठीक है। इसके बाद आप कुछ ऑपरेटर्स का प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि मैं आप लोग को ये वाला रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर स्टेटस A या D हो, मैं यहाँ पर इसको ज़रा पेस्ट करता हूँ और db.inventory.find, और स्टेटस के अंदर या तो A हो या D हो, मैं इसको पेस्ट करता हूँ और कुछ भी यहाँ पर पुल नहीं हुआ। लेट मी सी व्हाट्स रॉन्ग।
तो स्टेटस के अंदर या तो ए हो या डी हो, लेट मी सी कि क्या स्टेटस के अंदर, ओके तो यहाँ पर स्टेटस है ही नहीं, तो मैं टैग्स के अंदर ब्लैंक कर देता हूँ या फिर रेड कर देता हूँ। मैं टैग्स के अंदर रेड कर देता हूँ। तो अगर हमारे टैग्स के अंदर, मैं कहूँगा टैग्स के अंदर रेड हो और मैं रेड कर देता हूँ यहाँ पर, तब या तो रेड हो या डी हो, इन दोनों में से कुछ भी होगा तो पुल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इन ऑपरेटर का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि जो टैग्स हो वो इन दोनों में से, मतलब इस पर्टिकुलर एरे के अंदर हो। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, जो टैग्स फील्ड हो हमारे उस डॉक्यूमेंट की जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, जिसको हम पुल करना चाहते हैं, वो इस एरे के अंदर हो। तो लेट्स सी कि हम पुल कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैंने कॉपी नहीं किया क्या इसको, मैंने इसको कॉपी नहीं किया, उप्स, तो मुझे पेस्ट करना पड़ेगा दोबारा से। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रेड था तो ये आ गया, ये वाला डॉक्यूमेंट पुल होकर आ गया क्योंकि इसके अंदर टैग्स रेड था। ठीक है, तो टैग्स के अंदर ब्लैंक था, रेड था तो ये आ गया। ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, आप इस तरह से ऑपरेटर्स का प्रयोग भी कर सकते हो। ठीक है, हम ऑपरेटर्स को और क्लोजली आगे देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप लोग और क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हो और एंड क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं काम करता हूँ जल्दी से यार, मुझे एक चीज़ यहाँ पर करनी है और वो ये है कि मैं अपने इस MongoDB कॉम्पस को खाली करना चाहता हूँ, इस इन्वेंट्री कलेक्शन को रादर मैं खाली करना चाहता हूँ। तो मैं एक एक करके इसको डिलीट कर रहा हूँ। क्या कोई बल्क कमांड नहीं है इसको डिलीट करने का? डिलीट करने का बल्क कमांड बिल्कुल है और हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, बट अभी के लिए मैं इसको ज़रा डिलीट करता हूँ और डॉक्यूमेंट डिलीटेड, डॉक्यूमेंट डिलीटेड, डॉक्यूमेंट डिलीटेड। और ये कितना पेन है यार एक एक करके डिलीट करना। आप सोच सकते होगे कि यार एक एक करके डिलीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम मुझे हो रही है। बट लेट मी टेल यू समथिंग कि एक एक करके डिलीट करके ही आपको पता चलेगा कि जो कमांड है उसका महत्व क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन्होंने जो सैम्पल डेटा दिया हुआ है इसको अंधाधुंध कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। एंड रादर लेट मी डू वन थिंग, अपने इस ट्यूटोरियल को और ऑर्गेनाइज बनाने के लिए मैं सेटअप के अंदर ही लिख देता हूँ रन दिस कमांड इन MongoDB शेल टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोला है कि भाई ये कमांड चला लो और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो ये इस तरह के डेटा के करस्पॉन्डिंग सब कुछ मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर ये इंसर्ट यहाँ पर बोला है आपको करने के लिए। रादर मैं एक काम कर सकता हूँ यार, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, उसको मैं इंसर्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डाल देता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये डेटा होगा, इस डेटा के साथ ही हम सारे खिलवाड़ करेंगे। ठीक है, जो हम फाइंड कर रहे हैं। अब जैसे टैग ए या डी है तो इस बार ए या डी कहीं पर भी होगा टैग तो वो डॉक्यूमेंट पुल होकर आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। अब इसके बाद और एंड देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर टैग्स इन ए और डी, ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने डेटा इंसर्ट नहीं किया अभी तक। तो मैं जल्दी से डेटा इंसर्ट करता हूँ, राइट क्लिक पेस्ट, कंट्रोल वी भी कर सकते हो। येस यू आर राइट, कंट्रोल वी भी किया जा सकता है। ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पर क्रिएट के अंदर इसको कॉपी किया और पेस्ट किया तो क्या ये चला नहीं? व्हाट्स रॉन्ग? स्टेटस के अंदर ए था, टैग्स में ए या डी हो। आई थिंक ये जो इनका डेटा है यहाँ पर, या तो मैंने कॉपी नहीं किया ठीक से, यहाँ कोई दिक्कत है, पता नहीं क्या मैंने किया यहाँ पर। बट लेट मी टैग्स स्टेटस ओके स्टेटस, और यहाँ पर टैग्स है नहीं, यहाँ पर भी स्टेटस है। तो मैं एक काम करता हूँ, इनकी क्वेरी इन्हीं की ले लेता हूँ। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना क्योंकि मेरे पास टैग्स था तो मैंने टैग्स में चेंज किया था इसको। मैं अगर इसको अभी यहाँ पर रन करूँगा तो मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें स्टेटस ए या डी हो। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एंड और कंडीशंस। एंड का मतलब कि ये भी और ये भी, जैसे कि मैं यहाँ पर $LT ऑपरेटर का प्रयोग कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ यहाँ पर स्टेटस इज़ लेस देन 30 और यहाँ पर स्टेटस ए हो और क्वांटिटी जो है लेस देन 30 हो। तो मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर का प्रयोग कर लिया, लेकिन मैंने तो एंड ऑपरेटर यूज़ ही नहीं किया है। लेट मी टेल यू वन थिंग, एंड ऑपरेटर को आपको एक्सप्लिसिटली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको एंड कर देता हूँ और अब मैं और बताता हूँ। और को आपको एक्सप्लिसिटली लिखने की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से लिखा जाता है। और एंड क्वेरी आप लोग को चला के दिखा देता हूँ। स्टेटस ए हो और क्वांटिटी लेस देन 30 हो, यहाँ पर ये कंडीशन दोनों डॉक्यूमेंट्स में सच साबित हो रही है। ठीक है, जैसे कि आपने अभी यहाँ पर देखा। अब हम और को देखेंगे कि और किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा और वाली क्वेरी को, और देखो हमारी क्वेरी को देख लेते हैं। पहले क्वेरी को समझते हैं, अब आउटपुट को रहने दो, क्वेरी को समझो। डॉलर और स्टेटस ए और क्वांटिटी इज़ लेस देन 30, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। कहा क्या जा रहा है, कहा ये जा रहा है
सबसे पहले तो हमने यहाँ पर और लगा दिया, हमने कहा कि भाई ये हम और ऑपरेटर का प्रयोग कर रहे हैं, या तो स्टेटस ए हो या क्वांटिटी लेस देन 30 हो, इन दोनों में से कोई भी एक बात सच होगी तो डॉक्यूमेंट पुल हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटस ए सच हो गई, यहाँ पर स्टेटस ए सच हो गई। कहीं पर अगर कुछ और स्टेटस मुझे दिखेगा तो इसका मतलब यह है कि दूसरी बात सच हो जाएगी, क्वांटिटी लेस देन 30 सच हो जाएगी, इसीलिए वो डॉक्यूमेंट पुल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डॉलर और या तो स्टेटस ए हो या क्वांटिटी लेस देन 30 हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा जिसका स्टेटस कुछ और हो। तो मैं काम करता हूँ, अपने इस MongoDB कॉम्पस में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ डेटा, और देखो यहाँ पर स्टेटस डी है, क्वांटिटी लेकिन 100 है, इसको 10 कर देता हूँ, तब ये भी पुल होकर आ जाएगा। तो मैं इसको ज़रा अपडेट कर देता हूँ यहाँ से, ये भी पुल होकर आ जाएगा। तो देखो मैंने ये किया, तो यहाँ पर स्टेटस डी क्वांटिटी 10 वाला भी पुल होकर आ गया, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए इस डॉक्यूमेंट के पुल होने के लिए, जो कि हो रही है। क्वांटिटी 10 ट्रू यहाँ पर था और स्टेटस ए यहाँ पर ट्रू था, तो इसलिए पुल हो रहा था। हमारा जो क्वेरी थी वो ये थी, या तो स्टेटस ए हो या क्वांटिटी लेस देन 30 हो, और दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये डॉक्यूमेंट पुल हो जाएगा। जिस तरह से हमने फाइंड को यूज़ किया उसी तरह हम लोग फाइंड वन को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह की क्वेरी को रन करूँ तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पुल होगा, और जो आउटपुट होगा वो एक एरे नहीं होगा, वो एक डॉक्यूमेंट होगा। जैसे कि इस केस में अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो जो आउटपुट है वो एक एरे आ रहा है, आप देख सकते हो आउटपुट एक जावास्क्रिप्ट एरे आ रहा है। किसी भी तरह के कनेक्टर के साथ अगर आप लोग इसको यूज़ करोगे, अगर पाइथन में यूज़ करोगे तो आउटपुट एक लिस्ट आएगी, अगर आप लोग इसको जावास्क्रिप्ट में यूज़ करोगे तो एक आउटपुट एरे आएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ डायरेक्टली एक डॉक्यूमेंट पुल हो जाए तो हम फाइंड वन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस केस में आप देख सकते हो डायरेक्टली एक डॉक्यूमेंट पुल हो गया। और यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट देखने को नहीं मिल रहा है, जिसका मतलब है कि ये एक डॉक्यूमेंट पुल होकर आ रहा है, ये एक एरे पुल होकर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लिया, आई होप समझ में आ गई आप सभी को कि फाइंड वन किस तरह से काम करता है। सो या दैट वाज अबाउट द रीड ऑपरेशन। अब आप लोग इसको पढ़ सकते हो, इसमें बहुत सारे और भी मेथड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में जाकर कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ सकते हो, और उसमें से जो जो चीज़ आपको इंटरेस्ट करती हैं सिर्फ स्पेसिफिकली वो भी पढ़ सकते हो। अब अपडेटिंग की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरह से अपडेट किया जाता है MongoDB की सहायता से। तो अपडेट अगर आप लोगों को करना है तो MongoDB की डॉक्यूमेंटेशन में आओ, और MongoDB की डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद अपडेट डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करो। अब यहाँ पर अपडेट डॉक्यूमेंट्स के अंदर 3 आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, अपडेट 1, अपडेट मैनी, रिप्लेस 1। तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपडेट 1 आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये एक db.inventory.insert मैनी की सहायता से डेटा, इनिशियल डेटा बनवा रहे हैं MongoDB डॉक्यूमेंटेशन में। तो आप इनिशियल डेटा यहाँ पर बना सकते हो इसको कॉपी करके, अगर आप लोग एक फ्रेश डेटाबेस यूज़ कर रहे हो तो। और अपडेट डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन, आप इस तरह से अपडेट कर सकते हो डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर मैं ये कमांड कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर मैं एक और फाइल बनाऊँगा 04 update.js, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं db.inventory.update1, जहाँ पर आइटम पेपर है वहाँ पर अपडेट कर दो। अब मैंने यहाँ पर लिखा है size.uom, साइज़ के अंदर जो uom प्रॉपर्टी है उसमें सेंटीमीटर कर दो और स्टेटस को पी कर दो। तो चलो यार इसको चलाते हैं और देखते हैं कि अपडेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। बट यू नो व्हाट, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको फाइंड करूँगा, यानी कि मैं यहाँ पर अपडेट 1 की जगह फाइंड चलाऊँगा, इसे कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं एंटर मारूंगा, ये कह रहा है कि फील्ड नेम्स मस्ट नॉट स्टार्ट विद डॉलर, ओके। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है कि ये मैंने एक्चुअली जो कमांड है ना वो काफ़ी गलत कर दिया है। तो मैं सिंपली क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले इसको फाइंड करना चाहता हूँ, और फाइंड को मैं सिर्फ ये दूंगा एक फ़िल्टर, और यहाँ से कट करके मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। और अब यहाँ पर देखो कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं जहाँ पर आइटम पेपर है। मुझे अपडेट क्या करना है, मुझे अपडेट करना है पहला वाला डॉक्यूमेंट, ठीक है। यानी कि जो फाइंड 1 मुझे रिटर्न करके देगा वो मुझे अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फाइंड 1 करके इसको मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन सी वाली जो मेरी फील्ड है वो यहाँ पर अपडेट होने वाली है, ये वाली होने वाली है। तो यहाँ पर क्या होगा कि साइज़ का UOM क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, और स्टेटस P हो जाएगा। यहाँ पर स्टेटस अभी D है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से हम इसको यहाँ पर चलाते हैं। मैंने एक्चुअली 2 बार Ctrl+D चला दिया, Ctrl+C चला दिया, सॉरी, जिससे कि मैं एग्जिट हो गया। तो मैं यूज़ इन्वेंट्री करूँगा, ठीक है। और अभी डेटाबेस इन्वेंट्री में स्विच हो गया, बट मैं तो डेटाबेस एम्प्लॉय में स्विच करना चाहता था, उप्स। तो एक्चुअली क्या करता है ना कि अगर आप यूज़ के बाद कुछ और लगा देते हो यहाँ पर, तो ये एक नया डेटाबेस बना देता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, शो DBs अभी मैं करूँगा,
तो एक इन्वेंट्री नाम से भी डीबी शायद इसने बना दिया है, और इसके अंदर मैं अभी कलेक्शन वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा। तो मैं इसको बनाना नहीं चाहता हूँ, तो मैं यूज़ एम्प्लॉयज़ कर देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं रन कर देता हूँ। तो मैं इसको जैसे ही रन करूँगा तो ये कह रहा है एक्नॉलेज ट्रू, मैच काउंट 1, एक को मॉडिफाई कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर जो फाइंड वाली क्वेरी है उसको चलाऊँगा, इनफैक्ट मैं फाइंड वाली क्वेरी को यहाँ पर बना ही देता हूँ। मैं इसको अपडेट 1 को फाइंड 1 करूँगा क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो अब आप देखो ये अपडेट हो गई, UM सेंटीमीटर हो गया, स्टेटस P हो गया, ठीक है। पहले ये नहीं था ऐसा, लेकिन अभी इसमें स्टेटस P हो गया और UM सेंटीमीटर हो गया। तो डॉलर सेट से क्या होता है कि सेट हो जाती हैं ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें अपडेट होने वाली हैं। और डॉलर करंट डेट से क्या होता है कि जो लास्ट मॉडिफाइड पैरामीटर अगर उसके अंदर होगा कहीं पर तो वो करंट डेट पे सेट हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो ये एंट्री ऐड हो जाएगी। इस केस में आप लोग देखो ये एंट्री ऐड हो गई है, लास्ट मॉडिफाइड ये जो करंट डेट है वो ऐड कर दी है इसने, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपडेट 1 काम करता है। क्या मैं अपडेट मैनी यूज़ कर सकता हूँ? हाँ, मैं अपडेट मैनी भी यूज़ कर सकता हूँ। और अपडेट मैनी कुछ इस तरह से यूज़ किया जाता है, जहाँ जहाँ पर हमारा जो भी क्वांटिटी है वो लेस देन 50 है वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा, तो मैं यहाँ पर अपडेट मैनी बताने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या अपडेट होने वाला है। क्या क्या अपडेट होने वाला है ये देख लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कॉपी करूँगा इसको और यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर देखो डी है, ए है, स्टेटस ए है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैच हुए हैं। मैं इन सबको अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इनको अपडेट करने के लिए ये वाली क्वेरी चला दूँगा। और जैसे ही मैं ये वाली क्वेरी चलाऊँगा ना, आप लोग यहाँ पर देखो ये वाली क्वेरी चलाने के बाद होगा क्या कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपडेट हो जाएंगे। तो आपने देखा था कि जो स्टेटस है वो सब में पी नहीं है, ये तो साफ है, ठीक है। स्टेटस सब में पी नहीं है, किसी में डी है किसी में ए है, बट इस कमांड के बाद स्टेटस सब में पी हो जाएगा। तो ये जो फाइंड वाला कमांड है ये चलाऊंगा तो अब देखो कि स्टेटस सबका पी हो गया। तो इस तरह से हमारा अपडेट काम करता है और अपडेट मैनी काम करता है। और अपडेट मैनी के साथ साथ बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप चेंज कर सकते हो। तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट करना। एडिशनल मेथड्स में जाकर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से और एडिशनल मेथड्स हैं, जैसे कि फाइंड वन एंड रिप्लेस। मैं आप लोग को बताता हूँ फाइंड वन एंड रिप्लेस क्या करेगा। फाइंड वन एंड रिप्लेस पहला डॉक्यूमेंट जो है वो सेलेक्ट करेगा और उसको पूरा रिप्लेस कर देगा एक दूसरे डॉक्यूमेंट से। अब इसके बाद एक रिप्लेस वन भी है। रिप्लेस वन क्या करेगा, देखो आप खुद ही अगर सिर्फ शब्द से बेसिक इंग्लिश से समझने की कोशिश करो। अपडेट का मतलब एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में कुछ फील्ड्स को अपडेट कर दो। रिप्लेस मतलब कि उस पूरे डॉक्यूमेंट को चेंज कर कुछ और डाल दो। तो देखो यहाँ पर रिप्लेस इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट विद अ कलेक्शन बेस्ड ऑन द फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि रिप्लेस कर सकते हो पूरे डॉक्यूमेंट को। तो आपको क्या डालना होता है, फिल्टर डालना होता है जो कि सेलेक्ट करेगा, रिप्लेसमेंट डालना होता है एक पूरा डॉक्यूमेंट, और जैसे ही आप पूरा डॉक्यूमेंट डालोगे वो रिप्लेस कर देगा उस डॉक्यूमेंट से। तो इसको आप लोग ट्राई आउट कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कलेक्शन के कितने सारे मेथड्स हैं, एक एक करके सारे मेथड्स आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बट बेसिक करंट मेथड्स के जो अपडेट मेथड्स हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। तो हमने अभी तक करंट में यू तक देख लिया है, और अब हम लोग देखने वाले हैं डिलीट किस तरह से करने हैं डॉक्यूमेंट्स को MongoDB के अंदर। अब डिलीटिंग की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से डिलीट किया जा सकता है डेटा MongoDB से। डिलीट वन और डिलीट मैनी दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। जल्दी से एक फाइल हम लोग बनाएंगे 05 delete.js। तो सबसे पहला जो मेथड जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो डिलीट वन है, जो कि एक डॉक्यूमेंट को डिलीट करने में मदद करता है। लेकिन अगर आप डिलीट मैनी को चला देते हो कुछ इस तरह से, तो वो सारे के सारे आपके MongoDB को खाली कर देगा, यानी कि उस पर्टिकुलर कलेक्शन को खाली कर देगा जिस पे आपने इसको चलाया है। तो मैं यहाँ पर इसको इन्वेंट्री कलेक्शन पर चला रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ब्लैंक फिल्टर देते हुए सब कुछ डिलीट कर दो, यानी कि कुछ भी मैच होता हो उसको डिलीट कर दो, विच मीन सब कुछ डिलीट कर दो। एंड 10 के 10 डॉक्यूमेंट्स यहाँ से जा चुके हैं, डिलीट मैनी चल चुका है। इस कमांड को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना क्योंकि ये सारा डेटा आपका साफ कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं किस तरह से डेटा दोबारा से बनाऊंगा। तो आप MongoDB की डॉक्यूमेंटेशन से भी ये कोड उठा सकते हो जो कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 5 डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करे, जर्नल, नोटबुक, पेपर, प्लानर और पोस्ट कार्ड। मान लो मैं पोस्ट कार्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं कहूँगा डिलीट, आप डिलीट कर दो। जहाँ पर
आइटम पोस्ट कार्ड हो, तो इस तरह की चीज़ की जा सकती है। तो यहाँ पर देखो स्टेटस ए वाले सारे एंट्रीज को डिलीट कर रहे हैं, डिलीट मैनी का इस्तेमाल करते हुए, तो सारे के सारे स्टेटस ए वाले डिलीट हो जाएंगे। और अगर मैं सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ, सिर्फ एक स्टेटस डी वाले को, यानी कि पहला स्टेटस डी डिलीट करना चाहता हूँ, यानी कि पहला वो डॉक्यूमेंट जिसमें स्टेटस डी हो, तब मैं वो भी कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, और जो स्टेटस डी वाला मेरा पहला डॉक्यूमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। इस केस में अब यहाँ पर देखो अभी 9 डॉक्यूमेंट्स बचे होंगे, 5 थे सॉरी, 4 बचे होंगे, 4 बचे हैं। और स्टेटस डी वाले कितने हैं, अभी सिर्फ एक और मौजूद है स्टेटस डी वाला, ये भी डिलीट हो जाएगा जब मैं ये डिलीट मैनी वाला चलाऊंगा। तो आप देखो यहाँ पर सॉरी स्टेटस ए वाला मैंने डिलीट किए 2 डॉक्यूमेंट्स, तो 2 डॉक्यूमेंट्स से स्टेटस ए वाले, आप देखो ये ए वाला एक ये था और ए वाला एक ये था, दोनों डिलीट हो चुके हैं और सिर्फ 2 बचे हैं, एक स्टेटस पी वाला, एक स्टेटस डी वाला। सो आई होप कि आप लोग को मज़ा आया और आप लोग इस चीज़ को जो है समझ पा रहे हैं कि किस तरह से स्टेटस डी को डिलीट करना है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स विद स्टेटस डी को डिलीट करना है, या सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जहाँ पर स्टेटस ए है उसको डिलीट करना है, या फिर पहला वो डॉक्यूमेंट जिसमें स्टेटस ए है या पहला वो डॉक्यूमेंट जिसमें स्टेटस डी है उसको डिलीट करना है। आई होप कि ये चीज़ आप सभी को क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो ये डिलीट के मेथड्स थे। अब डिलीट के कुछ और मेथड्स भी होते हैं जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि एक रिमूव मेथड है, क्या करता है, डिलीट अ सिंगल डॉक्यूमेंट्स और ऑल डॉक्यूमेंट दैट मैच अ स्पेसिफाइड फिल्टर। अब डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है डिलीट मैनी और रिमूव में, ये होता है कि इनकी रिटर्न वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। डिलीट मैनी जो है बूलियन रिटर्न करता है और जो रिमूव मेथड है ये पूरा डॉक्यूमेंट रिटर्न करता है। तो इसकी जो रिटर्न वैल्यू होती है, रिटर्न वैल्यू कहाँ पर है, रिटर्न वैल्यू मैं कंट्रोल एफ करता हूँ, रिटर्न वैल्यू, तो रिमूव रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स द स्टेटस ऑफ द ऑपरेशन, और रिटर्न करता है राइट रिजल्ट ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स द स्टेटस ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई और आप लोग जो है इसको अब ट्राई आउट करना, यूज़ करना, और आप लोग CRUD ऑपरेशन सब बड़े अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो MongoDB के अंदर। अब देखेंगे कि किस तरह से लिमिट किया जा सकता है डेटा, किस तरह से सॉर्ट किया जा सकता है और किस तरह से स्किप किया जा सकता है डेटा। तो मैं यहाँ पर जल्दी से एक 06 और यहाँ पर मैं sort.js बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं बिल्कुल वही करूँगा जो कि मैं अभी तक करता आ रहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर CRUD ऑपरेशंस में जाकर एक बेसिक जो हमारा डेटाबेस है उसको बिल्ड कर लूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से पहले डिलीट मैनी कर देता हूँ, यानी कि मैं पूरा अपना ये जो कलेक्शन है इसको खाली कर देता हूँ, और खाली करने के बाद मैं जल्दी से यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ कुछ डॉक्यूमेंट्स को। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट में जाऊँगा और मैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करूँगा। तो मैं ये 3 डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करता हूँ अभी जल्दी से, और इसके बाद अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से सॉर्ट किया जा सकता है। मान लो मैं यहाँ पर जो भी मेरा आउटपुट है फाइंड का, तो मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर db.inventory.find, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, ये आप जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कर सकता हूँ .limit1, और .limit1 करने से मुझे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मिलेगा और पहला मिलेगा डॉक्यूमेंट, और पहला कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा जो सबसे पहले यहाँ पर मुझे मिला था, जर्नल वाला। इसी तरह से मैं स्किप कर सकता हूँ, अगर मैं .skip1 करूँगा तो पहला डॉक्यूमेंट स्किप हो जाएगा और मुझे नेक्स्ट 2 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो इस केस में जर्नल स्किप हो गया। और मैं यहाँ पर .sort कर सकता हूँ, और मैं MongoDB को बता सकता हूँ कि देखो भाई साहब MongoDB, तुम एक काम करो कि सॉर्ट कर दो इसको बाय क्वांटिटी। तो मैं क्वांटिटी 1 अगर यहाँ पर लिखूँगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, और क्वांटिटी -1 अगर यहाँ पर लिखूँगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट करेगा। .skip जो होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं पेजिनेशन में, पेजिनेशन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप कोई ब्लॉग वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो .skip का इस्तेमाल करके आप पेजिनेशन यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर अभी देखा कि मैंने जैसे ही क्वांटिटी -1 किया तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे देने लग गया। तो .sort, .skip और .limit का यही काम होता है। तो मैं जल्दी से जो भी मैंने यहाँ पर अभी कोड लिखा है ना, इसको यहाँ पर समराइज़ कर देता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ यहाँ पर, बिल्डिंग द डेटाबेस, और इसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले .sort ही बता देता हूँ आप लोगों को, और ये क्या करेगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे देगा। तो -1 करूँगा अगर मैं तो, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी, एंड सिमिलरली अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो असेंडिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। आप हमेशा कमांड पैलेट पे जाकर टॉगल वर्ड रैप कर सकते हो और ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जस्ट इन केस आप लोग को नहीं मालूम तो बता रहा हूँ। और फिर इसके बाद .skip, ये क्या करेगा, पहला डॉक्यूमेंट स्किप कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ skips 1 डॉक्यूमेंट,
एंड अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूंगा तो ये फर्स्ट 2 डॉक्यूमेंट स्किप कर देगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट 2 डॉक्यूमेंट और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये स्किप हो गया, जरा शॉर्ट, ये स्किप। और लिमिट भी बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये ना कुछ सिंपल सी चीज़ है जो कि आप लोग को डेफिनेटली आनी चाहिए। तो मैं अगर इसको कॉपी करूँ तो ये सिर्फ 1 मुझे देगा, अगर 2 कर दूंगा तो 2 देगा। तो अगर मैंने यहाँ पर लिमिट 2 कर दिया तो लिमिट्स द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इन आउटपुट टू, लिमिट्स द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द आउटपुट टू 2, ठीक है। और यहाँ पर 3 करोगे तो 3 आ जाएगा। जस्ट इन केस लोगों को कन्फ्यूजन ना हो तो मैं 2 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, एक में 1 लिख के एक में 2 लिख कर। तो कभी भी एक ब्लॉग वगैरह आप लोग बना रहे हो और आपको पेजिनेशन बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, शुरू के 10 आप लोग अगर फेच करना चाहते हो तो मैं आप लोग को ज़रा जल्दी से पेजिनेशन का एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरह से अगर आप एक मोंगोडीबी की सहायता से ब्लॉग बना रहे हो तो पेजिनेशन कैसे बनाओगे। तो मान लो आपको पेज नंबर दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर दिया हुआ है आपको। पेज नंबर आपका अगर 1 है तो आप कौन कौन से 1 to 10 जो है यहाँ पर आप ब्लॉग्स फेच करोगे डेटाबेस में से। तो क्वेरी क्या होगी, आप कहोगे db.blocks.find और आप क्या करोगे कि डॉट लिमिट, और सबसे पहले तो आप डॉट स्किप करोगे 0 और फिर उसके बाद डॉट लिमिट करोगे 10, ठीक है। तो आप कहोगे फर्स्ट 0 स्किप करो और उसके अगले 10 हमें दे दो, और उसके बाद अगर आप इन्हें सॉर्ट करना चाहते हो तो सॉर्ट भी कर सकते हो। इस तरह से क्वेरीज को चेंज कर सकते हो आप लोग। तो db.blocks.find डॉट स्किप, यहाँ पर मैं क्या पेज नंबर -1 लिख सकता हूँ, या फिर मैं क्या कुछ ऐसे लिख सकता हूँ पेज नंबर -1 मल्टीप्लाई बाय, मान लो हम एक पेज में 8 ब्लॉक्स दिखाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 8 बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अगर हम एक पेज में 8 ब्लॉक्स दिखाना चाहते हैं तो मैं डॉट लिमिट 8 यहाँ पर करूँगा, ठीक है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि मान लो NO हमारा एक वेरिएबल है जो कि हमें ये बताता है कि कितने ब्लॉक्स हम दिखाना चाहते हैं। तो अगर हम पेज नंबर =1 करें, पेज नंबर =1 के लिए क्या हो जाएगा, डॉट स्किप, रादर मैं पूरी क्वेरी लिखता हूँ। देखो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, पेज नंबर की वैल्यू 1 होगी तो ये डॉट स्किप 0 हो जाएगा, ठीक है, और डॉट लिमिट 8 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर नो =8 लिख देता हूँ, नो =8 यानी कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स पर पेज, ठीक है। अब अगर मैं पेज नंबर =2 करूँ इसी को, ठीक है, इसी को मैं पेज नंबर =2 करूँ अगर, तो क्या होगा db.blocks.find 2 - 1 × 8 क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो शुरू के 8 स्किप करेगा और अगले 8 दिखाएगा, फिर उसके बाद शुरू के 16 स्किप करेगा, अगले 8 दिखाएगा। तो इस तरह से पेजिनेशन बनाया जा सकता है, आप समझ रहे हो इस बात को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेजिनेशन यूजिंग MongoDB फाइंड एंड लिमिट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अचीविंग लिख देता हूँ, अचीविंग पेजिनेशन यूजिंग MongoDB फाइंड एंड लिमिट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ चुके हो कि पेजिनेशन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है सॉर्ट कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं और उसी के साथ साथ स्किप कर सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स को अगर हम लोग चाहें तो। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा MongoDB एटलस के बारे में कि यार ये MongoDB एटलस क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि MongoDB एटलस जो है वो एक मैनेज सर्विस है, यानी कि आप लोग MongoDB एटलस अगर यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी मशीन में डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है डेटाबेस को। आइडियली होता क्या है, कभी भी आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले डिप्लॉयमेंट की टेंशन लेनी पड़ती है, आपको डिप्लॉय करना पड़ता है डेटाबेस, मतलब MongoDB इंस्टॉल करना पड़ता है एक मशीन में। तो वो जो डिप्लॉयमेंट है वो आपका कोई गारंटी नहीं है उसकी कि आपने वो जो डिप्लॉयमेंट किया है उसमें कोई डाउन टाइम नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है कि आपकी मशीन का अप टाइम कितना है कितना नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपने उसमें कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करी है डिप्लॉयमेंट की वक्त की, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, आपको एक मैनेज सर्विस, एक क्लाउड डेटाबेस जो कि MongoDB खुद ब खुद आपको दे रहा है वो यूज़ करना चाहिए, और वो है MongoDB एटलस। तो चलो यार MongoDB एटलस जो कि MongoDB ऑन द क्लाउड है, यानी कि आप लोगों का जो MongoDB अभी लोकल कंप्यूटर में चल रहा था वो अब क्लाउड पे चलेगा। तो इसको आप फ्री में ट्राई कर सकते हैं, ट्राई फ्री पर क्लिक करें। इनफैक्ट इसकी जो फ्री टियर है इसको आप हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्री में। तो आप लोग यहाँ पर एक एटलस अकाउंट बना लें, मैंने ऑलरेडी बना रखा है अपने गूगल अकाउंट से। साइन अप विद गूगल मैं करूँगा, और साइन अप विद गूगल करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ।
अब अगर आप लोगों ने अभी तक कोई डेटाबेस नहीं बनाया है तो आप लोग यहाँ पर साइन अप करके बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूंगा अभी फ़िलहाल के लिए। आप लोग सिंपली करें क्या, डेटाबेस में आएँ और एक नया डेटाबेस जो है बना लें। तो मैं यहाँ क्रिएट पर क्लिक करूँगा और क्रिएट न्यू क्लस्टर यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है। मैं क्या करूँगा, मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक तो है सर्वरलेस, एक है मेरे पास डेडिकेटेड और एक है मेरे पास शेयर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि योर M0 क्लस्टर इज आइडल फॉर एक्सपेरिमेंटिंग इन अ लिमिटेड सैंडबॉक्स। तो आप फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप शेयर्ड में जाएंगे तो आप एकदम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो आप शेयर्ड पर क्लिक करें। ठीक है, अगर आप एक सीरियस एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं तो मे बी यू माइट बी इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर सर्वरलेस, जो कि आपको ऑटोमेटिकली स्केल होकर देगा। अगर आपके पास अचानक से बहुत सारे रीड राइट ऑपरेशन आ जाते हैं आपकी ऐप में, आपका डेटाबेस डाउन नहीं होगा। MongoDB की जिम्मेदारी है, वो आपको सब कुछ मैनेज करके देता है। तो अभी हम शेयर्ड पे क्लिक करेंगे जो कि एब्सोल्युटली फ्री है और हमेशा के लिए फ्री है, ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए फ्री है। तो आप लोग यहाँ शेयर्ड पर आने के बाद क्लाउड प्रोवाइडर और रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर AWS सेलेक्ट कर रहा हूँ और एशिया में मुंबई सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पास में है ना, इसलिए। ठीक है, वैसे आइडियली आपको ये लोकेशन वो सेलेक्ट करना चाहिए जो कि आपके यूज़र्स के सबसे नज़दीक है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्लस्टर टियर, एडिशनल सेटिंग्स, MongoDB 6 इंस्टॉल्ड है इसमें। ऑल राइट, क्लस्टर का नाम मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें क्लस्टर का नाम यूट्यूब या फिर Mongo YouTube कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका नाम मैं Mongo YouTube कर देता हूँ, Mongo YouTube, और क्रिएट क्लस्टर पर मैं क्लिक कर दूंगा। और ये मुझसे कह रहा है कि भाई ये बताओ फायर हाइड्रेंट कौन कौन सा है। और कभी कभी तो यार ऐसे ऐसे कैप्चा मिलते हैं कि मतलब कुछ भी 5-6 लोग भी सॉल्व ना कर पाए, लेकिन अभी शायद ये सॉल्व हो चुका है। ये भी अच्छा हुआ। ये कह रहा है दिस प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैज़ अनदर फ्री क्लस्टर। तो बात क्या है कि मेरे इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एक और फ्री क्लस्टर है, आपका बन जाएगा। मुझे अपना फ्री क्लस्टर डिलीट करना पड़ेगा एक्चुअली, तब जाकर मैं एक दूसरा फ्री क्लस्टर बना पाऊँगा। तो मैं यहाँ पर इस क्लस्टर को करता हूँ टर्मिनेट और मैं यहाँ पर क्लस्टर का नाम डाल देता हूँ। क्या है नाम इसका, क्लस्टर 0 टर्मिनेट। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका रीज़न ये है कि आपके पास कोई फ्री क्लस्टर ही नहीं होगा अगर आपने कभी यूज़ ही नहीं किया है MongoDB एटलस को। तो मैं यहाँ पर अभी दोबारा से कोशिश करता हूँ। ऑल राइट, तो क्लस्टर डिलीट करने के बाद इसने मुझे अलाउ कर दिया एक और क्लस्टर बनाने को। Mongo YouTube नाम का क्लस्टर मेरा बन रहा है। योर क्लस्टर इज बीइंग क्रिएटेड, वी आर पुटिंग फाइनल टचेस ऑन द क्लस्टर। अब यहाँ पर एक कुछ टिप्पणियाँ देना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस की, और वो ये है कि जब भी आपका एक नया क्लस्टर बनता है तो उसको थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आप तुरंत इसको यूज़ करने बैठ जाते हो तो इसको थोड़ा समय चाहिए होता है। और जब मैं कहता हूँ इसको थोड़ा समय चाहिए होता है, आप कम से कम इसको 10 मिनट का समय तो दे ही दें। ठीक है, अब यहाँ पर अभी देखो ये ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ पर लिख कर आ गया कि भाई आपका क्लस्टर रेडी है और ये वो, बट आप इसको थोड़ा समय देना। ठीक है, आइडियली वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसे कनेक्ट नहीं हो रहा है और आपको यूज़र नेम का एरर आ रहा है, पासवर्ड का एरर आ रहा है। तो वो सारे एरर्स आपको नहीं आएंगे, क्योंकि होता क्या है ना कि कभी कभी क्लस्टर प्रोविजन नहीं हो पाता ठीक से, आपको टाइम देना पड़ेगा इसको प्रोविजन होने के लिए, तो आप इसको टाइम दें। ठीक है, अब इस डेटाबेस के यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने के लिए मैं सिंपली डेटाबेस एक्सेस पर जाऊंगा और यहाँ पर एक नया यूज़र बना लूँगा। ठीक है, तो आप लोग एक नया यूज़र बनाने के लिए सिंपली ऐड अ न्यू डेटाबेस यूज़र पर क्लिक करें। मान लो मैं यूज़र का नाम रखना चाहता हूँ यूज़र 123 और पासवर्ड का नाम मैं मान लो कोई सिंपल सा पासवर्ड रखना चाहता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर सिंपली ये करके ऐड यूज़र पर क्लिक करेंगे और आपका यूज़र जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है यूज़र ऐड कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली यूज़र अभी नहीं रखना चाहता क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये यूज़र बना हुआ है, तो मैं इसलिए इस वाले यूज़र को डिलीट कर दूंगा। लेकिन आप लोग यूज़र बनाकर उसके बाद उस यूज़र नेम पासवर्ड को यूज़ करके डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो। तो ये करने के बाद आप कनेक्ट पर क्लिक करें। इससे कनेक्ट करने के लिए अब आप कनेक्ट कर सकते हैं पाइथन से, आप कनेक्ट कर सकते हैं कई जगह से कनेक्ट कर सकते हैं, आप शेल से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जहाँ से कनेक्ट किया जा सकता है इसको। लेकिन मैं कॉम्पस से क्योंकि कनेक्ट करने वाला हूँ, आई हैव MongoDB कॉम्पस और वर्जन ऑफ योर कॉम्पस मेरा लेटेस्ट वर्जन है कॉम्पस का। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे बस यहाँ पर जो पासवर्ड है इसका वो डालना है। ठीक है, तो मेरा यूज़र नेम Harry123 है, यहाँ मैं पासवर्ड डालूंगा और मैं यहाँ पर कनेक्ट हो जाऊँगा। तो मैं एक काम करूँगा, अपने MongoDB कॉम्पस में आऊँगा और इसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ MongoDB कॉम्पस के खुलने का। अभी कह रहा है व्हेन यू विल बी यू विल बी प्रॉम्प्टेड फॉर द पासवर्ड, ही यूज़र नेम है आपका और आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जो भी पासवर्ड इसका मेरे अकाउंट का सेलेक्ट किया शायद वो मुझे डालना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं यूज़र बना लेता हूँ, अभी आपको एक यूज़र बनाना पड़ेगा एक्चुअली। तो
एक काम करते हैं, ब्राउज कलेक्शंस में मैं जाऊँ तो यहाँ पर मैं डेटाबेस कलेक्शंस ये सब देख सकता हूँ, जिस तरह से मैं अपने MongoDB कॉम्पस में देखता हूँ। बट अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पर एक यूज़र बनाने में। तो यहाँ पर देखो व्यू द प्रोजेक्ट एक्टिविटी फीड आ रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ यूज़र में। अब अगला सवाल ये है कि पासवर्ड कहाँ पर है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा, तो आप लोग यहाँ डेटाबेस एक्सेस में जाएं। डेटाबेस एक्सेस में जाने के बाद यहाँ पर आप एक नया यूज़र बना लें, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसी को मैं एडिट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर नया पासवर्ड डालूंगा। मान लो मैं ये यूज़ दिस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करूँ, इसे मैं कॉपी करता हूँ और अपडेट यूज़र कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जो मेरी स्ट्रिंग थी मैं यहाँ पर डेटाबेस में जाऊँगा। जो मेरी स्ट्रिंग थी, मुझे उस कनेक्शन स्ट्रिंग में अपना बस पासवर्ड जो है मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ। कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद और कॉम्पस पे क्लिक करता हूँ। कॉम्पस पे क्लिक करने के बाद ये जो मेरी स्ट्रिंग है मैं इसे कॉपी करने वाला हूँ और ये पासवर्ड मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं ये स्ट्रिंग कॉपी करूँगा और इस स्ट्रिंग के अंदर ये पासवर्ड जो है, ये जो पासवर्ड है, इसको मैं यहाँ पर रख दूँगा। ठीक है, तो मैं इस पासवर्ड को यहाँ पर रख देता हूँ, कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, एक नई कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने बना ली, यहाँ पर पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करूँगा, मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। ये कह रहा है बैड ऑथेंटिकेशन, आई थिंक ये डॉट नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट्स सी। हाँ, ये डॉट नहीं था, पता नहीं वो डॉट कहाँ से आ गया था। और अभी देखो मैं इस डेटाबेस में कनेक्ट हो चुका हूँ, सॉरी इस क्लस्टर में कनेक्ट हो चुका हूँ। यहाँ पर एक नया डेटाबेस बनाने वाला हूँ, बट उससे भी पहले मैं दोबारा से यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करके डिस्कनेक्ट करूँगा इसको, और इसको मैं सेव एंड कनेक्ट करूँगा और मैं इसका नाम यहाँ पर रख दूँगा मोंगो यूट्यूब। ठीक है, और यहाँ रेड पर क्लिक करके मैं सेव एंड कनेक्ट पर क्लिक कर दूंगा। और अब क्या हुआ, ये सेव हो गया। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर डिस्कनेक्ट भी कर दिया ना इसको, तब भी यहाँ पे मोंगो यूट्यूब, ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये रेड कलर में जो आ रहा है मोंगो यूट्यूब, इस पर मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाऊँगा। तो अगर मैं 5-6 इस तरह के क्लस्टर्स को मैनेज करता हूँ, मुझे बार बार सबके यूज़र नेम पासवर्ड याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक यहाँ पर डेटाबेस बनाता हूँ, इसका नाम मैं रखने वाला हूँ हैरी, कलेक्शन का नाम भी हैरी, और यहाँ क्रिएट डेटाबेस करूँगा। इसमें एक कलेक्शन भी बन चुकी है हैरी नाम से, और इसमें मैं एक जो है डॉक्यूमेंट ऐड करने वाला हूँ और मैं इंसर्ट डॉक्यूमेंट करूँगा। और मैं इंसर्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर लिखने वाला हूँ कॉमा लगा के हैरी, और यहाँ पर लिख दूँगा 0। ठीक है, इंसर्ट कर दूँगा ये डॉक्यूमेंट, बड़ा बेसिक सा डॉक्यूमेंट है, मैंने हैरी 0 करके इंसर्ट कर दिया। यही डेटा मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ पर डेटाबेस पर जाऊँ, मैं यहाँ पर डेटाबेस पे जाता हूँ, रीलोड करूँगा इसको, और यहाँ पर मेरा वो जो MongoDB वाला डेटाबेस है वो शो हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर इसके बारे में सारे स्टैट्स शो हो रहे हैं कि कितनी बैंडविड्थ से डेटा एक्सेस किया जा रहा है, कितने कनेक्शंस हैं, क्या कैसे कब हो रहा है। तो आप ब्राउज कलेक्शंस पर क्लिक करोगे तो सीधे इसकी कलेक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। मैंने यहाँ पर हैरी नाम से कलेक्शन बनाई है और जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, विच इज़ अमेजिंग। आप यहीं से इसको एडिट कर सकते हो, मतलब आप अपना डेटा या तो यहाँ से एक्सेस कर लो या यहाँ से एक्सेस कर लो। और आप लोगों को इसके डाउन होने की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपका इंटरनेट डाउन हो जाए, आपका कुछ भी डाउन हो जाए, मे बी आपकी होस्टिंग डाउन हो जाए, लेकिन MongoDB एटलस डाउन होने की चांसेस बहुत 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 से भी ज़्यादा कम है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज्ड है, इसके बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी इंजीनियरिंग लगी हुई है। और आप लोग अगर अपनी सीरियस एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, ऐसी एप्लीकेशंस जिनको आप डाउन नहीं देखना चाहते हैं, MongoDB एटलस इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली कंसिडर। तो ये था MongoDB एटलस के बारे में। जो MongoDB पहले हम लोकली यूज़ कर रहे थे, वही MongoDB अब हम ऑन द क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, जो कि MongoDB द्वारा मैनेज्ड है, एंड इट इज़ कॉल्ड MongoDB एटलस। अब मैं आप लोगों को MongoDB के कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। MongoDB ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स से आप लोग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेरी और प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स हैं, जिससे कि आप लोग अपनी फाइंड क्वेरीज को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। हमने इसमें इस तरह के बहुत सारे ऑपरेटर्स देखे, लेकिन कुछ और ऑपरेटर्स हैं जो कि शायद आप लोगों को मैंने नहीं बताए, और ऑपरेटर्स की एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाकर बताना पॉसिबल भी नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कहाँ पर आप लोगों को इस तरह के सारे क्वेरी सेलेक्टर्स मिल जाएंगे। तो हम लोग जल्दी से काम करते हैं। हमने MongoDB का CRUD देखा था, Mongo CRUD, और यहाँ पर CRUD ऑपरेशन में आने के बाद जब हमने इंसर्ट किए थे डॉक्यूमेंट्स, इनफैक्ट एक काम कर लेते हैं, क्वेरी कर लेते हैं और यहाँ पर
सारे डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट कर दूंगा। इसको मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ और सिंपली अपनी मोंगो एसएच में जाने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ हैरी करूँगा और सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा। और मैंने यहाँ पर किया क्या है, मैंने यहाँ पर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो इंसर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन ये हुआ क्या, क्या ये क्वेरी काम नहीं कर रही है। मैं मोंगोडीबी शेल करता हूँ इसको, कॉम्पस नहीं मोंगोडीबी शेल करता हूँ इसको। और मैं एक काम और कर लेता हूँ यार, जब मैंने इतना कुछ किया ही है तो क्यों ना मैं इन्वेंट्री नाम से ही एक कलेक्शन बना लूँ, ताकि जब मैं ये इंसर्ट मैनी क्वेरी चलाऊँ तो सारा का सारा डेटा मेरी इस कलेक्शन में आ जाए। ठीक है, मैं ऐसा कर ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आप लोगों को चला कर दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं कहूँ db.inventory.find और इसके बाद मैं मान लो चाहता हूँ सिर्फ उन चीज़ों को लेना, सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स को लेना जो कि जिसमें कि मान लो जो क्वांटिटी है वो लेस देन 30 है, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ क्वांटिटी लेस देन 30, तो मैं कह सकता हूँ जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू लेस देन 30 हो, तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ। और अगर क्वांटिटी लेस देन 30 होगी तो मुझे यहाँ पर दिखा दिया जाएगा वो डॉक्यूमेंट। अगर ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो सारे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी मुझे दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ ये सारे ऑपरेटर्स को आप लोग एक करके ट्राई करें। इनको यूज़ करके आप लोग अपनी क्वेरी को और मजबूत बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू के बारे में बताऊँ तो ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर होगी कोई वैल्यू तब डॉक्यूमेंट आपका पुल हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पर इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना चाहें तो कोई भी वैल्यू जो कि एक पर्टिकुलर एरे में है वो मैच हो जाएगी। जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर मैं इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट करूँ, उप्स, मैं यहाँ पर अपनी पुरानी वाली क्वेरी लेकर आता हूँ और मैं यहाँ पर करूँगा $in, मैं कहूँगा क्वांटिटी या तो भाई 25 हो या 30 हो, ठीक है, यानी कि इस एरे के अंदर हो। तो अगर क्वांटिटी 25 होगी तब ये डॉक्यूमेंट पुल हो जाएगा, 30 होगी तब पुल हो जाएगा। और मैं देखता हूँ और क्या क्या वैल्यूज़ है, 100 और 50 भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक 100 की वैल्यू और दे देता हूँ और अगर क्वांटिटी 100 होगी तो वो डॉक्यूमेंट पुल हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर 50 भी दे दूँ ना तो अगर क्वांटिटी 50 है तो वो डॉक्यूमेंट पुल हो जाएगा। तो ये सारे काम किए जा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को और आप लोग यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे। तो अब मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो ऑपरेटर्स हैं उनको आप लोग ट्राई करो और इनको ट्राई करके आप अपनी कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखो जिससे कि स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को आप लोग मोंगोडीबी के अंदर से पुल कर पाओ। अब बात करेंगे मोंगोडीबी की एक बहुत ही मजेदार चीज के बारे में जिसका नाम है एग्रीगेशन पाइपलाइन। तो एग्रीगेशन पाइपलाइन इन मोंगोडीबी, और मैं एग्रीगेशन पाइपलाइन के बारे में आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है। अब होता क्या है, आप लोग इस बात को समझना। होता क्या है कि जब भी हम मोंगोडीबी क्वेरी को रन करते हैं तो हमारी क्वेरी का एक रिजल्ट आता है, और कभी भी हम चाहें कि हमारी जो मोंगोडीबी क्वेरी है वो डॉक्यूमेंट को एक स्टेज ऑफ ऑपरेशन से प्रोसेस करे, तो हम एक पाइपलाइन लिख सकते हैं जो कि हम रीयूज़ कर सकते हैं बार बार अपने डेटाबेस में से डॉक्यूमेंट्स को पुल करने के लिए। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एग्जैक्टली किस तरह से काम करती हैं चीज़ें। तो मैं अपने इस MongoDB एटलस मोंगो यूट्यूब इंस्टेंस से कनेक्टेड हूँ। एक यहाँ पर नई कलेक्शन बनाने जा रहा हूँ, प्लस पर क्लिक करूँगा और इसका नाम रखूँगा ऑर्डर्स। उप्स, मैंने क्या डेटाबेस बना लिया, मुझे एक्चुअली डेटाबेस नहीं बनाना है, मुझे एक नई कलेक्शन बनानी है। तो मैं यहाँ पर ऑर्डर्स रखूँगा और क्रिएट कलेक्शन कर दूँगा। तो ऑर्डर्स के अंदर मैं ये सारी की सारी एंट्रीज जो है वो इंसर्ट करूँगा और ये काम मैं मोंगो शेल की सहायता से करूँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली ये क्वेरी को पेस्ट करके मैं देखना चाहूँगा कि ये इंसर्ट हुए डॉक्यूमेंट्स की नहीं, हाँ ये डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट हो गए, विच इज़ ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंसर्ट हो चुके हैं, नेम, पेपरोनी, साइज़, मीडियम, और ये सारे के सारे ऑर्डर्स हैं जो कि इंसर्ट हो चुके हैं। अब मान लो कि मैं एक स्टेज ऑफ ऑपरेशंस की सहायता से इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करना चाहता हूं, तो मैं एग्रीगेशन पाइपलाइन के ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। अब एक एग्रीगेशन पाइपलाइन मल्टीपल स्टेजेस से मिलकर बनी होती है। अब इस क्वेरी को ज़रा देखें, मैं दोबारा से VS कोड में आऊँगा और मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाऊँगा एग्रीगेशन पाइपलाइन के नाम से। तो मैं यहाँ पर 07 स्पेस aggregation.js लिख दूँगा। अब इस एग्रीगेशन पाइपलाइन क्वेरी को देखें, ये एक पाइपलाइन है। ये स्टेज 1 जो है ये मैच ऑपरेटर का इस्तेमाल करती है, जो कि मैच करती है, यानी कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें साइज़ मीडियम है वो यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद डेटा प्रोसेस होने के लिए अगली स्टेज में जाएगा और हमारे पास सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स बचेंगे जिनमें साइज़ मीडियम है। अब हम क्या कर रहे हैं, $ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम ग्रुप कर रहे हैं बाकी के बचे हुए डॉक्यूमेंट्स को बाय पिज़्ज़ा नेम एंड उनकी हम
क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम कह रहे हैं कि भाई क्वांटिटी उनकी जो है कैलकुलेट कर लो, सम कर लो, और अंडरस्कोर आईडी में हम क्या डाल रहे हैं, हम ये वाली फील्ड डाल रहे हैं। डॉलर नेम क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम एक फील्ड को रेफर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई जो भी नेम है, जैसे पेपरोनी है, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको ग्रुप किया है सच दैट अंडरस्कोर आईडी हो जाएगी नेम, और टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ग्रुप कर लिया कुछ इस हिसाब से। तो जहाँ जहाँ पर नेम हमारा मान लो पेपरोनी है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को सम कर देंगे। तो अंडरस्कोर आईडी हमारी जो रिजल्ट होगा उसमें पेपरोनी होगी, और जो क्वांटिटी होगी वो सम अप हो जाएगी। तो मैं इस क्वेरी को चलाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करूँगा, और पेस्ट करने के बाद आप देखो जो हमारा आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। यानी कि हमने क्या किया, जो पेपरोनी थी उनकी सारी की सारी जो क्वांटिटी थी उसको सम किया। अब अगर मैं यहाँ पर db.orders.find करूँ, और मैं इसके बाद यहाँ पर नेम में कर दूँ, नेम कोलन कर दूँ पेपरोनी, तो हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट्स आ गए, हमारे पास आ गए 1 2 3 डॉक्यूमेंट्स आ गए। तो यहाँ पर क्वांटिटी 30 है, यहाँ पर क्वांटिटी 20 है। 30 + 20 कितना होता है 50, 50 + 10 कितना होता है 60। तो आप लोग सोच रहे होंगे 60 क्यों नहीं आया यहाँ पर, यहाँ पर तो हमारे पास 20 आया। तो उसका रीज़न ये है कि हमारी जो पहली स्टेज है वो ये कह रही है कि हमें सिर्फ साइज़ मीडियम चाहिए, तो मुझे ये वाली क्वेरी भी डालनी पड़ेगी। तो जब मैं फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर नेम में पेपरोनी और उसी के साथ साथ मुझे साइज़ में मीडियम डालना पड़ेगा। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे उनकी क्वांटिटी को सम किया जाएगा और वो मेरे आउटपुट में होगी, और क्वांटिटी 20 इसीलिए मुझे देखने को मिल रही थी मेरे एग्रीगेशन पाइपलाइन के आउटपुट में। अब ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था एग्रीगेशन पाइपलाइन का, जहाँ पर हमने सबसे पहले मैच का इस्तेमाल किया। मैच स्टेज क्या कर रही है, फिल्टर कर रही है पिज़्ज़ा डॉक्यूमेंट्स को, ऑर्डर्स को, और हमें सिर्फ वो वाले डॉक्यूमेंट्स ला कर दे रही है जहाँ पर साइज़ मीडियम है, और उसके बाद अगली स्टेज में जो रिमेनिंग आउटपुट है उसको पास कर दे रही है। अब जो बाकी के बचे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम ग्रुप कर रहे हैं सच दैट अंडरस्कोर आईडी में नेम आ जाए और टोटल क्वांटिटी में हम सम कर दें क्वांटिटी को। तो डॉलर सम ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर हमने कहा है कि जो क्वांटिटी वाली फील्ड है उसको सम कर दो सच दैट जो नेम है वो यूनिक हो, यानी कि हमने आईडी दे दी है एज नेम। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है और समझ में आ गई है सब लोगों को। तो ये जो है यहाँ पर आउटपुट आ गया, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखो हमने डेट के हिसाब से मैच किया, फिर ग्रुप किया, और फिर इसके बाद सॉर्ट भी कर लिया। हमने एक और स्टेज लगा दी, हमने कहा यार भाई अब बचे हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सॉर्ट कर दो। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था -1 करने से डिसेंडिंग ऑर्डर में और +1 करने से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होती है, तो वो चीज़ यहाँ पर यूज़ की गई है। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं। अब आप एग्रीगेशन पाइपलाइन की बाकी जो स्टेजेस हैं उनके बारे में जान सकते हो। ये एग्रीगेशन पाइपलाइन की स्टेजेस हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखा गया है, इनको आप पढ़ें और पढ़ने के बाद इनको यूज़ करने की कोशिश करें। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशन पाइपलाइंस प्रैक्टिस से ही आप लोगों को आएगी। ऐसा नहीं आपको ये सारे याद करने, बट यू शुड हैव अ रेफरेंस टू दिस पेज जहाँ पर आप लोग पता लगा सके कि किस एग्रीगेशन पाइपलाइन के आउटपुट से क्या चीज़ होती है। आई होप कि आप लोगों को एग्रीगेशन पाइपलाइन समझ में आ गई। सो आई होप कि आप लोगों को MongoDB अच्छी तरह से समझ में आ गया, और आप लोग अब यहाँ पर MongoDB को एक्सप्लोर करके और आगे बढ़ेंगे। मैं इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियोस MongoDB से रिलेटेड लाने वाला हूं, जहां पर हम पाइथन से कनेक्ट करेंगे MongoDB को। हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे MongoDB की सहायता से, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना कि आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आप लोग MongoDB अच्छी तरह से सीख पाएंगे, चाहे फिर वो एग्रीगेशन पाइपलाइन हो या फिर MongoDB का कोई दूसरा टॉपिक हो। प्रैक्टिस करने से ही आप लोगों को MongoDB में परफेक्शन मिलेगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.